जानी पाजी की तबीयत खराब ना होती है ना, अब बादशाह पाजी आजकल कहते हैं कम बैक नहीं हो रहा। इसका कमबैक नहीं हो रहा है। हनी के लिए लिखा था मैंने, तो वो उठते ही ना। वो जब स्प्लिट हो गए ये सारे इश्यूज उसके बाद आए, हो सकता है उसके बाद दोनों अपना ग्राउंड लेना चाहते हैं कि नहीं मैं अगर लिया भी है तो एक्सेप्ट क्यों करूं। मैं कह रहा हूँ यार तुमने इतना सब कुछ कमा लिया है, इतना नाम हो गए, अब इतनी टाइम के बाद आके खुद बातें करनी क्यों बोलना है, जब भगवान ने तुम्हें भी दे दिया है, उसको भी दे दिया और तीसरे बंदे को भी दे दिया है। इन तीनों में से जो मुझे लगता है सबसे ज्यादा टैलेंटेड रफ्तार है। रियलिटी शोज के सिंगर गायब हो जाते हैं, जो शायद हारे है वो पॉपुलर है। हाँ, क्योंकि वो साइन नहीं हुआ है ना। जब मैं छोटा था ना तो मेरा सिंगर बनने का बहुत शौक था। मैंने अपने पापा को बोला कि पापा मुझे सिंगर बनना है। तब पापा ने मुझे बोला कि बेटा एक तेरी तरह मेरा दोस्त था जो सिंगर बनना चाहता था और आज वो जगरातों में गाता है और कुछ भी नहीं कमाता है। मैं छोटा था उस टाइम पे, मुझे बहुत ऑफेंसिव लगा। मुझे लगा मेरे पापा मुझसे जलते हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करना चाहता हूँ, मुझे समझ नहीं पा रहे हैं। बट आज अगर मैं बात करूँ तो मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं वो सही भी थे। अब रिसेंटली मैं एक म्यूजिक प्रोड्यूसर से मिला, उन्होंने मुझे बताया म्यूजिक इंडस्ट्री में पैसा कमाना उतना आसान नहीं है। आज बड़े-बड़े सिंगर्स उतना पैसा नहीं कमा पा रहे जितना हम सोचते हैं। Hi, this is Man Singh। व्हाट्स अप एवरीवन, गोरा सिंह मेरा नाम। तो थोड़ा-सा अपने बारे में बताओ कि कैसे आपने शुरू किया और कैसे आप यहाँ तक पहुँचे? आज एक्चुअली फैमिली में ही बचपन से म्यूजिक है। जो वो हमारे चाचा है लेजेंड, लिविंग लेजेंड दिलेर मेहंदी साहब, मेरे फादर शमशेर मेहंदी, मेरे चाचा जी मिक्का सिंह। तो डैड से सीखा और चाचा के साथ बहुत काम किया, मिक्का चाचा के साथ। फिर करते करते उनसे जो सीखा वो समझ आई कि परफॉर्मेंस क्या होती है स्टेज की। खाली गाने निकालने से कुछ नहीं होता। कई सिंगर्स ऐसे हैं नाम में अब क्या लूँ किसी का नाम, कि गाना निकाल लिया लेकिन स्टेज पे परफॉर्मेंस देनी नहीं आ रही। बाकी जो जितनी कमाई है शोज से सारी, गाना हिट भी हो गया, सब कुछ हो गया, लेकिन बैठे हैं घर पे, कोई उन्हें बुक ही नहीं कर रहा। थोड़ा समझाओ कि कैसे एक सिंगर पैसा कमाता है? सिंगर भाई आज की डेट में तो शोज से पैसा कमाता है और आजकल रॉयल्टी भी मिलती है। खैर अब तो क्योंकि जितना सोशल मीडिया स्ट्रांग हो गया है उससे भी रॉयल्टी मिलती है। लेकिन अगर आप कंपनी का साइन होते हो, गाना आपने कंपनी को बेच दिया, दे दिया, तो सारे जो रेवेन्यू सब कंपनी को जाता है। और आजकल तो कंपनी सिंगर्स को जो नए टैलेंटेड उनको साइन कर लेती है, 60-40 का परसेंटेज रखती है, हिट करती है, लेकिन फिर बाद में पता लगता है कि भाई शो ही नहीं आ रहा इसके पास। गाने भी हिट हो जाते हैं, जब परफॉर्म करने आते हैं तो जो क्राउड है उनको मज़ा नहीं आ रहा होता। अगर मुझे आज के टाइम पे गाना बनाना है तो कम से कम पैसा मुझे कितना लगेगा? आज के डेट में भाई कुछ भी कर सकते हैं, कम से कम में भी हो सकता है, और लगाने को तो आप 25 लाख भी लगा दो, 30 लाख भी लगा दो। ये भी खाली वीडियो की बात चल रही है, इसमें प्रमोशन के पैसे नहीं है। हाँ, प्रमोशन तो एंडलेस ही है ना। आप जो जो जहाँ जहाँ तक मर्जी चले जाओ, 5-7-8 लाख की मॉडल डाल लो बीच में, वो अलग है। फिर लोकेशंस आउटडोर या इंटरनेशनल वो कर रहे हो, आप अब्रॉड कर रहे हो, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। नहीं तो 2-2 3-3 4-4 लाख में भी अच्छी वीडियोस बन रही हैं। जो अच्छे न्यू डायरेक्टर्स हैं हाई लेवल के, लाइक सारा अच्छा ग्राफिक्स का काम है, पोस्ट प्रोडक्शन पे बहुत डिपेंड करता है। एक ब्रेकेज मान के चले कि अगर मेरे को एक गाना बनाना है तो उसके अंदर कौन से एलिमेंट्स हैं? सबसे पहले कोई गाना लिखेगा, फिर कोई उसके ऊपर धुन बनाएगा, फिर एक म्यूजिक वाला उस पे गाना सेट करके देगा, फिर हम वो गाएंगे, फिर वो गाना रिलीज होगा, उसकी वीडियो बनेगी। तो सबको अगर मैं टुकड़ों में बांटूं, देखो आजकल थोड़ा सा कॉन्सेप्ट में चेंज हो गया है। पहले जैसे आपने बताया ना, कंपोजर अलग होते थे, राइटर अलग होते थे, म्यूजिक प्रोड्यूसर अलग होते थे। अब क्या हो गया कि जैसे सपोज कोई खुद ही सिंगर है, पर उसको पता है भी मेरे को अपनी अर्निंग भी चाहिए, अपने खर्चे भी चलाने हैं, गाता भी अच्छा हूँ, मैं लिख भी अच्छा लेता हूँ, तो वो अपनी टीम बनाते हैं। एक अपना यार दोस्त होता है, उससे म्यूजिक भी बनवा लिया, एक सैंपल बना लिया, आर्टिस्ट को पेश कर दिया, आर्टिस्ट को पसंद आ गया, उसने वहीं बस उसको गा दिया, वहीं से कट टू द स्टोरी। अब उसके ऊपर है, आर्टिस्ट उसके ऊपर वीडियो बनाता है, वो कंपनी को प्रेजेंट करता है, या ही इज ऑलरेडी साइन टू अ कंपनी। दैट्स अ डिफरेंट थिंग। गाना बनाने का जो प्रोसेस अब बहुत ईजी एंड क्लीन हो गया है। मतलब आपको एक ही जगह पे सब कुछ मिल जाएगा। यूजुअली पहले होता था भी लिखा किसी ने है, फिर वो किसी और पंजाब में या किसी और बॉम्बे म्यूजिक डायरेक्टर पे जा रहे हो, वहाँ मीटिंगें हो रही है, वहाँ सेशंस हो रहे हैं, वहाँ से गाना बन रहा है। अब बहुत सिंपल एक वन स्टॉप सॉल्यूशन है फॉर सॉन्ग मेकिंग, एटलीस्ट ऑडियो मेकिंग का। और खर्चा कितना मोटा मोटी? खर्चा मान के चलो मिनिमम, अगर मिनिमम से लेके चलते हैं म्यूजिक वीडियो को मिला के, तो आपका अच्छा गाना 2 लाख में भी बन सकता है। अच्छा, हाँ, ठीक है। और नॉन म्यूजिक वीडियो की बात करके चलूँ तो? 50,000 60,000। ठीक है। अगर तो वो भी जो आर्टिस्ट सबको सेल कर रहे हैं गाना, अगर उनका इतना नाम नहीं है, नाम नहीं है, जैसे अगर आप काम अच्छा कर रहे हैं, फ्रेश आर्टिस्ट पकड़ते हो, न्यू कमर्स पकड़ते हो, वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, उन्होंने टीम बना रखी है सारी अपनी। ये ट्रेंड्स चालू हुआ है अपना जानी पाजी से। वैसे वो उन्होंने पहले जानी पाजी और भी प्रापा जी, उन्होंने एक टीम बनाई और फिर हाड़ी संधू से गाना गवाया। आपने सुना भी होगा कि उस गाने के कितने पैसे मिले थे और कैसे उन्हें स्प्लिट किया। थोड़ा बता दो जिनको नहीं पता। 2 लाख में आई गेस
टोटल उनको अमाउंट मिला था और 20 हज़ार जानी पाजी को मिले थे, 20 हज़ार बीपरा पाजी को मिले थे, 40 हज़ार में म्यूजिक हो गया था विद कंपोजिशन एंड लिरिक्स, मिक्सिंग मास्टरिंग सब कुछ, और 1/60 मेरे ख्याल अपना इनको मिला हुआ हाडी संधू को। और ये गाना कौन सा हम बात कर रहे हैं, सोच। सोच और ये फिर ये गाना 2 लाख का बन गया, अब ये जाएगा कैसे? क्या हम यूट्यूब पर रिलीज करें इसको या फिर कोई लेबल खरीदेगा इसको? भाई पहले तो होता था कि कंपनीज जैसे टीसीज हो गई, वाइटल म्यूजिक हो गया, बड़ी सारी कंपनीज यही रिलीज करती थी। आजकल क्या हो गया, हर सिंगर ने अपना चैनल बना लिया, वो अपने चैनल पर ही कर रहे हैं। दिलजीत पाजी का अपना चैनल है, अब जो कंपनी है वो खाली बैठी हुई है, उनका सिंगर ही नहीं, बड़े बड़े कोई बड़ा सिंगर नहीं उनके पास, और उनसे गाना चाहिए तो उनको हो गया था पहले मोटा अमाउंट में पे करो जी, तुम आपको गाना देंगे। अब उल्टा मामला हो गया, पहले सिंगर देता था पैसे कि मेरा गाना या मेरा प्रोजेक्ट ये रिलीज करो, बड़ी कंपनी है तो भी उतनी हाइप मिलेगी, पैसा भी सब वहीं खुद ही लगा के अपने ही। मतलब अगर बड़े बैनर के नीचे आना है तो पहले गाना भी खुद बनाओ, पैसा भी खुद दो, तब जाके तुम चलोगे। वो खाली आपको पुश करेंगे, एड्स वेड्स वो चलाएंगे, प्रमोशन वो करेंगे। एड्स में भी बड़ी गेम चेंज हो गई। टीवी वाले एड्स की तो स्टोरी अभी अलग है, एफएम की प्रमोशन अलग है। वो खाली अभी जो जैसे हम बात किए ना 2 ढाई 3 4 लाख रुपए प्रोजेक्ट, ये खाली ऑनलाइन डेस वो है कि उनके एक चैनल पे आ जाएगा, उनके इंस्टा पे आ जाएगा, उनके यूट्यूब पे आ जाएगा, और जो 3 वो इधर। और कितना खर्चा आता था इसका? अगर मेरे को टी सीरीज पे आना है मान लो, और मैं एक बेसिक सिंगर हूँ, मैंने गाना बना लिया, अब मुझे टी सीरीज पे आना है, तो मुझे टी सीरीज को पैसा देना पड़ेगा। नहीं, रिलीज करने को वो कर देंगे आपका, ठीक है, लेकिन आपका गाना प्रमोट नहीं करेंगे। ठीक है। वो डाल देंगे यूट्यूब पे कि हाँ भाई आया, एक वीडियो हो रहा है, डाल दिया, ठीक है। अगर आपने प्रमोशन करानी है फिर तो वो एक पैकेज बना के आपको दे देंगे कि ये हमारा पैकेज है, प्रॉपर पैकेज देंगे, टीवी का भी सब कुछ होगा, उस पर लिखा होगा, इतने आपके इंटरव्यूज होंगे, सब कुछ होगा, वो आपको पैकेज आपको मेल कर देंगे। वो 10 लाख का भी हो सकता है, 20 लाख का भी हो सकता है, 30 लाख का भी हो सकता है। डिपेंड्स आर्टिस्ट की प्रोफाइल कैसी है, कैलिबर कितना है। टीसीज आपने नाम लिया, वो अगर आप क्या ना कोई फ्रेशर जाए तो शायद गाना ले भी ना, अगर कोई बीच में जैक नहीं है बड़ा, कोई बीच में मिडल मैन नहीं है, ये तो नहीं, वो अभी करते नहीं एंटरटेन। ठीक है, तो मतलब ये भी हो सकता है कि मतलब गाना मैंने बनाया, अच्छा था, बहुत अच्छा था, टी सीरीज की जो टीम होंगी उनको समझ में आता होगा कौन सा गाना चलेगा, कौन सा नहीं चलेगा। उन्होंने मुझसे गाना ले लिया, अपने चैनल पे डाल दिया, अब वो गाना उनका हो गया, वो गाना उनका हो गया। अब वो उसको पिक्चरों में बेचे, कल को कहीं पे भी बेचे। वो अभी अगर फ्रेश गाना है, चल गया गाना, तो बेचेंगे वो, पहले तो आपको एंटरटेन ही नहीं करेंगे, आपको गाना सुनेंगे, बोले यार मजा नहीं है, कहीं नहीं है, दम नहीं है, बेशक गाना अच्छा भी हो, बस इसलिए क्योंकि वो न्यू आर्टिस्ट है। और उसका पैसा मुझे मिलेगा, मैंने 2 लाख रुपए लगाए तो कुछ भी नहीं मिलेगा। कुछ नहीं मिलेगा, अब हम आपको अपने लेवल दे रहे हैं, टीवी सीरीज बहुत है बस। और इसके कई लोगों से पैसे भी लेते होगे। ऐसा होता था जो नीचे, जैसे इनकी नीचे जो बंदे होते हैं इनके, पैसे भी मांगते थे रिलीज करने का। अब कम हो रहा है। ऐसे मिडल मैन होते हैं, उनके रिलेशन अच्छे टीसी से भी अच्छे, ये यार यहाँ से मैं करवाया, उनमें काम भी जो करते हैं, तो पता नहीं तेरा हो ना हो, ये मेरे चार्जेस होंगे XYZ खाली इंट्रोडक्शन के, और ये तुम्हारा गाना इस यूट्यूब चैनल पे, इनके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे ये रिलीज हो जाएगा। प्रोडक्ट आपको ही देना पूरा, इंक्लूडिंग ऑडियो वीडियो मिक्स मास्टरिंग, जितने भी आपके XYZ खर्चे होंगे, जो शूट से लेके ट्रैवल से लेके अगर जहाँ भी आपने कुछ किया, वो सब खर्चे आपके। अच्छा, हाँ। अब मान लो, देन आल्सो यू नीड अ मिडल मैन। अब मान लो मेरे पास पैसे थे, मैंने गाना बना लिया, मैंने गाना रिलीज कर दिया, अब व्यूज नहीं आ रहे थे, ऑल्दो मेरा गाना अच्छा था, तो मैंने अपना पैसा लगा के उसको मार्केट भी कर दिया, जिसकी वजह से थोड़ा पॉपुलर हो गया। अब वो गाना मान लो चल गया, अब चलने के बाद में क्या मैं उस गाने को परफॉर्म कर सकता हूँ कहीं पे भी? हाँ कर सकते हो, यस। ठीक है, हाँ आप कर सकते हो उसका कुछ नहीं देना किसी को ना, उसका कुछ नहीं देना। ठीक है। अब वो गाना अगर यूट्यूब से पैसा अर्न करेगा या स्पॉटिफाई से पैसा अर्न करेगा, वो मुझे मिलेगा, आपको नहीं मिलेगा, वो लेवल का हो गया। वो लेवल का हो गया। ठीक है, उन्होंने अपना ब्रांड दिया आपको, ठीक है। वही बहुत है बस, वो सब कुछ उनका है, वो सब कुछ वो ले जाएंगे। तो बेसिकली अगर टी सीरीज पे कोई भी गाना आ रहा है तो सब में ये स्ट्रीमिंग राइट्स कहेंगे ना उसको, हाँ हाँ, सब में स्ट्रीमिंग राइट्स उन्हीं के पास रहेंगे, बैनर के पास। जो भी कंपनी है, बेशक टी सीरीज है या जो भी कंपनी है, उनके पास ही राइट्स है सारे। चाहे बड़े से बड़ा सिंगर हो, अभी हनी सिंह की एल्बम आई है नहीं, तो उसपे अगर 50 मिलियन व्यूज आ रहे हैं तो सारा पैसा टी सीरीज का, या उसपे भी हनी सिंह हो सकता है? नहीं, परसेंटेज होगी उसमें। ठीक है, हाँ, और आर्टिस्ट बहुत बड़ा है तो परसेंटेज होगी उसमें। तो वो डील कर सकते हैं कि स्ट्रीमिंग की परसेंटेज है। पैसा भी मिला हुआ एल्बम का हनी को। अच्छा, हाँ, मतलब उन्होंने वन टाइम पैसा भी दिया होगा एल्बम के लिए, प्लस जो आएगा पैसा, जो रॉयल्टी आएगी, रॉयल्टी आएगी, उसका भी पैसा मिलेगा। हाँ उसका पैसा भी मिलेगा। नाइस, ठीक है। और अगर गाना मैंने रिलीज किया और वो क्लब्स में बज रहा है, तो मैंने सुना है क्लब से भी पैसा जनरेट होता है, होता है। तो वो जो पैसा जनरेट होगा वो किसके पास जाएगा? अगर देखो, जैसे गुरु रंधावा है, वो अपने गाने खुद लिखते हैं, ठीक है, तो वो जो क्या करते हैं कि उन्होंने अपने इंटरव्यू में कहा था कि मैं राइट्स में देता नहीं हूँ, अपने पास रखता हूँ। कह रहे मेरे को
स्ट्रीमिंग से इतना पैसा आ जाता है कि मेरे को यूट्यूब चैनल खोलने की ज़रूरत ही नहीं है। तो बेसिकली उन्होंने टी सीरीज़ को राइट्स नहीं दिए, चैनल पे डलवा दिया और अगर ये कहा राइट मेरे है। कह रहे वो इसलिए है क्योंकि गाना मैं खुद लिखता हूँ, खुद कंपोज़ करता हूँ। अच्छा, कह रहे अगर कोई और हैं जैसे और सिंगर है वो नहीं लिखते, खुद नहीं करते तो वो अलग स्टोरी है, लेकिन बड़े आर्टिस्ट हैं तो उनकी परसेंटेज रहती है हर किसी की। जो न्यू कमर्स हैं उनकी नहीं रहती। लोगों को पता भी नहीं होता कि भई राइट्स देने हैं कि नहीं देने। वो सोचते चले यार मेरा गाना हिट हो गया, ये बहुत है। बहुत बड़े-बड़े सिंगर उनको भी नहीं पता, लेकिन पैसा जा रहा होता है कंपनी के पास। और तीसरा तरीका हो गया आपने जैसे बताया इवेंट्स में, कि कॉर्पोरेट इवेंट्स में कर रहे हो, ये कर रहे हो, तो वहाँ से जितना मैं पैसा कमाऊँगा वो सब मेरा है? अगर तो आप साइंड आर्टिस्ट हो, जैसे आपकी 60-40 स्प्लिट है या 50-50 है, डिपेंड्स। यूजुअली 60-40 होती है। ठीक है। बड़े आर्टिस्ट की हो सकती है डिफरेंट हो, 50-50 हो या इधर से 60-40, 60 आर्टिस्ट के और 40 इधर का। जो भाई से पहले बात कर रहे थे, आप कह रहे थे ना आर्टिस्ट पैसा कमाएगा कहाँ से? तो वो ने बोला कि गाना हिट हो गया, ठीक है, पॉपुलर भी हो गया, वायरल भी हो गया। अब आप सपोज़ वेडिंग शोज़ पे जाते हो, अब आपके पास 3 गाने आपके हिट हैं, 3 गाने मतलब आपके पास 15 मिनट या 14 मिनट का कंटेंट है, उसके बाद क्या? मतलब ये 15 मिनट, हाँ, उसके बाद आप 15 मिनट भी नहीं है, 3-3 मिनट के गाने आ रहे हैं। उसके बाद ऑडियंस बोलेगी यार ये वाला गाना गा दे, तो वो गा नहीं सकते वो, क्योंकि उनको अपना ही मटेरियल पता है। लाइव सिंगिंग नहीं कर सकते हैं, इंस्ट्रूमेंट्स पे, लाइव बैंड्स पे वो नहीं कर सकते हैं। परफॉर्मेंस का और एक्सपीरियंस नहीं है। 80% जो फाइन आर्टिस्ट हैं, उनको जिनको गेम समझ आ गई है कि भई अगर मैं वेडिंग पे जा रहा हूँ, अगर मेरा अच्छा कैलिबर है, मेरे को 1 घंटा तो देना होगा और 1 घंटे के बाद अगर मेरे 5 गाने भी हैं, हो गए तो 20 मिनट। बाकी क्या? बाकी फिर ऑडियंस ये भी बोलेगी यार ये भी गा दो, वो भी गा दो। पंजाब में तो बड़ा होता है, यार गाना भी रहा यार, आता गा दे, आए थे। वो बोलते हैं नहीं, तो फिर आपने देखा हो कितने पंजाब वाले तो ये कहते हैं यार रहने दो, ओए ओए नकली, ओए टेप पे गा रहे हैं, सीडी पे गा रहे हैं। तो पंजाब साइड वाले, हमारे ये वाले तो बहुत ही स्ट्रिक्ट होते हैं, भाई आया है, हमारे लिए आया है ना, हमें एंटरटेन कर, हम जो कह रहे हैं हमारी रिक्वेस्ट सुन। जो अच्छे आर्टिस्ट होते हैं, जिनको स्टेज की गेम समझ आ गई है कि यस यू हैव टू रिस्पेक्ट दैट ऑडियंस, जो कह रहे हैं गा दो यार, क्या हो गया, मेरा नहीं है या मेरे किसी कोकली का या मेरे किसी ऐसे आर्टिस्ट का भी जिसको मैं पसंद नहीं करता, बट अभी ये स्टेज पे आप गा दो। तो उसका किसी को कुछ पैसा देने की टेंशन नहीं है, अगर मैं साइन नहीं हूँ तो? नहीं नहीं, वैसे भी आप गाना तो गा सकते हो लाइव। ठीक है। और अगर मैं साइन्ड हूँ तो? साइन हो फिर जो परसेंटेज आपकी लिखी हुई है एग्रीमेंट में वो चाहे मैं शादी पे भी गा रहा हूँ, कहीं पे भी गा रहा हूँ, कहीं पे पैसा लूँगा? चाहे वो शो आपके सोर्स से ही बुक हुआ है, आपकी टीम से ही हुआ है या क्लाइंट ने आपको डायरेक्ट भी अप्रोच किया, ये नहीं कि जो कंपनी आपको शो देगी उसमें आपकी जो स्प्लिट होगा, कोई भी शो होगा उसमें स्प्लिट होगा। और आपको एक और बात बताता हूँ, जो किसी को पता नहीं है। अगर आप साइन भी हो ना और मान लो कि 50 या 50-40 जितने भी नए आर्टिस्ट हैं से साइन भी हैं और शोज़ कर रहे हैं और कंपनी को इन्फॉर्म नहीं कर रहे, छुपा के कर रहे हैं, कहीं अपडेट नहीं डाल रहे, जैसे कि इंस्टाग्राम पे स्टोरी नहीं डाली कि भाई आज मैं यहाँ परफॉर्म कर रहा हूँ, वहाँ कर रहा हूँ। और कंपनी को पता भी लग गया, पकड़ भी लिया ना, तभी कंपनी घंटा नहीं मार सकती अगर साइन भी है तो। ऐसा कैसे? क्योंकि ये एक उस लॉ में आता है कि आप किसी को ना, ये उसमें आती है बंधुआ मजदूरी, कि जबरदस्ती किसी को फोर्स नहीं डाल सकते कि तू मेरे को पैसा दे इसे। ये सिर्फ डराने के लिए एग्रीमेंट बनाए जाते हैं, लेकिन अब कोर्ट में मैटर जाएगा तो वो आर्टिस्ट के हक में ही जाएगा। ठीक है। और कोई आर्टिस्ट पंगे भी नहीं लेगा लेवल से, कल को उसका ना खराब हो जाए? क्योंकि अगर पंगे क्या लेगा, घर पे नोटिस ही आएगा, बस वोट जाके नहीं, जैसे अगर हमने बॉलीवुड के अंदर ऐसा देखा है कि अगर आपने पंगे ले लिए किसी बड़े बंदे से, हाँ तो आपका करियर खत्म हो जाता है। सिमिलरली अगर कोई एक लेबल चाहे हाँ तो किसी पूरे सिंगर का करियर खराब कर सकती है, अनटिल एंड अनलेस वो पहले से ही बहुत ज्यादा पॉपुलर है। लेबर क्या कहेगा, वो सारे लेबल वालों को कह देगा इसका गाना मत निकालो। अभी पीछे देखो सोनू निगम जी और टी सीरीज की फाइट चल रही थी, आपने वीडियोस देखे होंगे। भूषण कुमार और ये सोनू निगम जी एक दूसरे को वीडियो में गालियां दे रहे थे, तू तेरे को मैंने बचाया था, तू तड़प चल रही थी पूरा। मैं था, मैंने तेरी हेल्प की थी, तू भूल गया। वो गए वहाँ से उनकी वाइफ कह रही हैं कि ये भूल गए हैं कि हमने इनको बनाया है, ये भूल गए हैं। अब फिर कुछ सालों बाद फिर दोनों की दोस्ती हो गई आपस में, फिर दोबारा उन्होंने टी सीरीज में गाने निकाले, तो होती रहती है फाइट। और सोनू निगम भाई बहुत बड़ा नाम है और उन्होंने भी अच्छा किया भूषण कुमार जी ने कि अपना हाथ आगे बढ़ाया और दोस्ती की, लेकिन लड़ पड़े थे दोनों से। वीडियोस कितने वायरल हैं ये वाले। तो लेबल्स के पास में कुछ ज्यादा ही पावर नहीं आ गई है? अगर मैं बचपन से देख रहा हूँ, एक जमाना था जब हमको सोनू निगम शान दिखाई देते थे, फिर हमने देखा आतिफ असलम आए, फिर हमने देखा मोहित चौहान का ट्रेंड आया, फिर वो एक एरा चली, फिर अभी हम देख रहे हैं अरिजीत आ गए। तो अगर लेबल चाहे तो वो एक तरह से पूरे सिंगर को बना भी सकता है, क्योंकि अगर साइंड है, मान लो मैं एक बिजनेसमैन हूँ और आप मेरे पास साइन हो गए, मुझे पता है 50% 60% आपका मेरे पास है, तो मैं पूरी जान लगाऊंगा आपको बड़ा बनाने के लिए। हाँ, लगाएंगे। तो मेरे जितने नेटवर्क्स हो गए, मैं सबको कहूंगा भाई इसी सिंगर से गवाने हैं। मेरी जितनी मूवीज बनेगी, ये जितने प्रोडक्शन टीम इतनी आई है कि इतने प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं कि एंडलेस गाने दे सकते हैं, कि आप जाओ हमारे आर्टिस्ट तो स्टूडियो जाओ, आपका गाना भी वहाँ तैयार होगा,
सिंगर ने राइटर ने लिख रखा होगा, म्यूजिक प्रोड्यूसर वहाँ पहले ही बैठा होगा, आपने खाली जाके उसको रिहर्स करना है, गाओ, खत्म कहानी। हम बेचेंगे उसको आगे मूवी में, कोई सलमान खान की मूवी में आ रहा है, कोई किसी की मूवी में आ रहा है, किसी की मूवी में आ रहा है, तो दोनों तरफ बेनिफिट है ना। और उनको पता है इस आर्टिस्ट में कैलिबर है। सपोज अगर अरिजीत भाई की बात करें तो एंडलेस कैलिबर है ना। बट अगर हम देखें, पुराने सिंगर तो फेड अप हो रहे हैं ना एक तरह से, मतलब हम देख रहे हैं डोमिनेंस बन गया है एक दो सिंगर्स का ही मार्केट के अंदर। अगर कोई वहां तक पहुंचना चाहता है, आइदर वो फ्री में काम करे। मैंने तो कई इंटरव्यूज में ये भी देखा है कि पॉपुलर सिंगर्स बड़े लेबल्स के लिए फ्री में काम करते हैं कि भाई बस मैं गाता रहूंगा, मेरे गाने आएंगे। आपने बोला कि अगर 3 गाने हिट हो गए तो 15 मिनट का कंटेंट है। एक सिंगर, मेरे आपकी बात से समझ में आया कि एक सिंगर चाहता है कि मेरा 1 घंटे का कंटेंट हो मेरे पास खुद का, तभी उसके पास लाइब्रेरी बड़ी होगी, तभी वो ज्यादा परफॉर्म कर पाएगा। अगर अपने ही गाने करना चाहते, अपने ही गाने करना चाहता जैसे मिक्का चाचा हो गए, दलेर मेहंदी जी हो गए, कितने बड़े जो आर्टिस्ट हो गए, इनके पास अपना ही इतना कंटेंट है कि 2-2, ढाई-ढाई, 3-3 घंटे अपने ही हिट गाने गा सकते हैं और बीच में लाइव भी गाते हैं। हम ये चीज़ तो हमने अपनी फैमिली से सीखी है अभी, इसमें कोई बुरी बात नहीं है अगर आप किसी का गाना गा रहे हो। इट डिपेंड्स, आप सपोज कोलकाता में हो या गुजरात में हो और वहाँ को उनको थोड़ी पंजाबी के साथ बॉलीवुड भी चाहिए या थोड़ा बहुत अपने गुजराती टेस्ट भी दे दिया, सो दिस नथिंग रॉन्ग इन इट। एक लाइव आर्टिस्ट का इट्स आपका मजा ही है, फिर ऑडियंस भी तभी तो कनेक्ट होती है कि हाँ भाई इसने हमें वो वाला फ्लेवर भी दे दिया अपार्ट फ्रॉम जिस चीज़ के लिए फेमस है। तो देखो, जितना मैंने समझा है, टैलेंट की कमी हमारे देश में नहीं है, टैलेंट भरपूर है। हम ये नहीं कह सकते कि जो इस टाइम पे टॉप ऑफ द लीग सिंगर्स है सिर्फ वही होंगे और कोई एग्जिस्ट नहीं करता होगा, उनसे बेटर नहीं होगा। तो जिनके पास पैसा है, जैसे लेबल्स की बात करके चले, या फिर अभी हम दलजीत जी को भी देख रहे हैं, तो उनको भी बहुत एकदम पिछले कुछ टाइम से अगर हम देखते हैं एकदम ट्रेंड उठा है। अब कई लोग उस पे कहते हैं कि भाई इस पे उन्होंने काला जादू किया है, कई कुछ किया। भाई 22 साल हो गए उनको इंडस्ट्री में यार। बट अभी हिट होने का एक पीछे का रीजन मैंने कहीं पे पढ़ा कि उन्होंने जिसके पास साइन हुए है ना, वो बहुत पैसा खर्च कर रहे हैं उन पे। सारे कॉन्सर्ट, जितनी भी सारी चीजें हो रही है, वो एक ही पार्टी के थ्रू गवर्न हो रही है। और आपने बोला सिंगर को चलने के प्रमोशन करना पड़ेगा, तो हम जो प्रमोशन देख रहे हैं, अगर एक लड़की रील के ऊपर रोती हुई दिखाई दे रही है और वो वायरल हो रहा है, तो जरूरी नहीं है कि वो एक्चुअल हो सकता है वो प्लान्ड भी हो। बिल्कुल। क्योंकि मैं मार्केटिंग बैकग्राउंड से आता हूँ, मैंने डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी चलाई है, तो ना ट्रेंड सेट किए जा सकते हैं। जैसे आपने क्या किया, आपका एक गाना था, आपके गाने की एक बढ़िया हुक था, हमने क्या किया, टॉप ऑफ द लीग रीलर्स को, जो कंटेंट क्रिएट करते हैं डांस वाला, उनमें से 5-10 बंदे खरीद लिए, उनको कहा इस पे डांस कर दो। उसके नीचे वाले भी 8-10 खरीद लिए, उनको भी कहा डांस कर दो। उसके नीचे वालों से भी थोड़े से 8-10, 15-20 से 50 से वो भी करा लिया। अब जैसे ही हमने इकट्ठा 1-2 दिन के अंदर ये सारा गाना डालना शुरू किया ना, सब लोग उनको देखा देखी ऐसा लगेगा ट्रेंड है, सबके सब लोग उसी पे नाचने लग जाएंगे और वो धीरे धीरे ट्रेंड बन जाएगा। गाना अच्छा होना चाहिए, हुक अच्छा होना चाहिए, तो ये ट्रेंड बन जाएगा। तो मेरे को पता है, अगर मैं मार्केटिंग बैकग्राउंड से सोचूं कि एक ट्रेंड क्रिएट करना इज वेरी इजी, तो अगर लेबल के पास में पावर है, तो लेबल इसका मिसयूज करके सिर्फ अपने सिंगर को प्रमोट करेगा, तो बाकी जनता का क्या होगा? बाकी जनता का राम भरोसे। शुरू से ही ऐसा चलता रहा है। आपने जैसे बोला ना कि अगर पुराने सिंगर कैसे सर्वाइव करें, ये तो नेचर ऑफ बिजनेस है ना। जो न्यू कमर आएंगे और फ्रेश ब्लड आएंगे, वो ओवरटेक, अगर अच्छे हैं ओवरटेक करेंगे और पुराने थोड़े शेडो में जाते रहेंगे। ये तो स्पोर्ट्स में भी होता है, नए आते हैं, नए उभरते कलाकार आते हैं, तो धीरे धीरे पुराने वाले तो फेड आउट होते ही होते हैं। बट हम नए में भी ये नहीं देखते ना कि 100, हमेशा जब भी हम देखते हैं 5 ही होते हैं। लेवल्स ने भी शायद ये डिसाइड कर रखा है कि जो मेरे को अपना मार्केटिंग, जो भी पैसा खर्च करना है, मेजरली 4-5 बेट पे करना है, सब पे नहीं करना। तो अब जो हमको देख रहे हैं, बहुत सारे ऐसे सिंगर हो गए जो करियर बनाना चाहते हैं, बहुत अच्छा गाते हैं, सब कुछ है उनके पास में, बट फिर भी वो करियर नहीं बना पा रहे। अब वो कैसे लेडर पे आगे बढ़े? और पैसे भी नहीं है, मैं ये मान के चल रहा हूँ। ये नहीं कर सकते वो कि पापा से पैसे मांग ले, जमीन बेच दे और खिला दे लोगों को। मेन प्रॉब्लम की जड़ तो यही है ना, पैसा। सारा काम ही वहीं से शुरू होता है। या तो टीम बना लो किसी के साथ मिलके और काम करो, टाइम लगता है लेकिन धीरे धीरे सब हो जाता है, सब कुछ हो जाता है। बस बात वहीं पे ख़त्म हो जाती है बाद में कि हाँ भाई हिट तो दे दिया, कमाएंगे कैसे? या तो निकाल दिए भाई 25 हिट हो गए हैं, फिर तो कोई दिक्कत नहीं है, अपने ही गाने गाने हैं, 25-30 गाने गाने हैं और निकल जाना है, पैसे लिए और चले गए। अब मैं किन सिंगरों को नाम नहीं बताऊँ, फैजल पुरिया, ठीक है, गाने हिट निकाल दिए, परफॉर्म करना नहीं आता, ट्रैक चल रहा है पीछे, लिप सिंग कर रहे हैं, ट्रैक खत्म होता है, उसके बाद क्या? और अब ये भी नोट करना, फिर ये ऐसे टाइप के सिंगरों के साथ इनको प्राइवेट इवेंट कम मिलते हैं, या तो पब्लिक शो होंगे। हाँ भाई आपकी 15 मिनट की एंट्री है, 5 लोगों के पोस्टर और लगे हैं, जिसमें से 5 एक आप हो, आपने अपने 15 मिनट की एंट्री मारनी है,
15-20 मिनट की कोई मार देगा, एंड में 1 घंटे के लिए कोई फेमस डीजे होगा, या इनको कॉर्पोरेट एंट्री मिल जाएगी, या जो हमारे ये पब्लिक इवेंट्स होते हैं। एक तो हो गए जो होली दिवाली वगैरह हो गए, तो वैसे नहीं होते जो समर्स के हो गए, है ना, ये क्रिसमस आ गया, न्यू ईयर आ गया, यहाँ पर इनके पास होता है वो वाला फ्रेम, क्योंकि वो शो बनाए जाते हैं। भी शुरुआत ऐसे होगी, शुरू के आधा घंटा ये वाला कोई आर्टिस्ट उसको ओपन करेगा शो को, बीच में 20 मिनट कुछ और आएगा, कोई कॉमेडियन आ जाएगा, देन जैसे-जैसे जिसका कैलिबर है, आपकी स्पॉट ये होएगी, को एंड कौन करेगा शो। तो ये जो पाजी कह रहे हैं कि अगर आपके पास वही आपने गाने हिट हो गए, पर आपके पास लाइव शो का कंटेंट नहीं है। इंडिया में लाइव शो स्टार्ट करने वाले, जो कि सुपर डुपर हिट स्टार्ट करने वाले पहले बंदे थे, बाकी सब उनको कॉपी कर रहे हैं, वहीं से ट्रेंड स्टार्ट हुआ है दलेर मेहंदी। बिल्कुल। उन्होंने भी उस टाइम पे उनकी एल्बम रिलीज़ नहीं हुई थी, तो बोलो तारा आई थी 90 5 एंड और 6 में। 95 या 96 में आई थी, ठीक है? उससे पहले 25,000 रुपये शो के लेते थे उस टाइम पे दिल्ली में। फिर विदाउट एल्बम वो 1 लाख रुपये पर शो लेते थे। उनका बिना उसके ही नाम हो गया था। वो तो कुछ एक ऐसा इवेंट था, मैं स्टोरी उनसे सुनी थी, तो मैग्ना साउंड कंपनी थी, जो बोल तारा आई थी, तो उनके जो ऑनर थे वो बैठे हुए थे। उन्होंने कहा, यार कौन बंदा है यार, ये क्या परफॉर्म कर रहा है? इसमें पंजाबी भी गा रहे हैं, उस वक़्त के बॉलीवुड भी गा रहे हैं, 80s के जो पुराने हमारे जो जिसको हम कहते हैं रेट्रो गाने भी गा रहे हैं, और सारा लाइव चल रहा है। और स्पॉन्टेनियस वो चल रहा है कि यानी कि कोई एक पैटर्न बना हुआ है कि इस गाने के बाद ये उठेगा, इसके बाद ये उठेगा, ये उस तभी तो इसको हम कहते हैं लाइव सिंगिंग, कि कुछ के बाद कुछ भी ऑडियंस के रिएक्शन देखा। नॉन स्टॉप गाना रुक नहीं रहा। चलो अब मैं आपको ये सुनाता हूँ, जैसे कि बॉलीवुड सिंगर पहले करते थे, उदित नारायण या अपना सोनू निगम जी, सारे। जब इन्होंने देखा ना कि यार ये दलेर मेहंदी क्या करता है यार, ये 2 घंटे डीजे चल रहा है, बस रुक ही नहीं रहा, लोग नाची आ रहे हैं। फिर ये वाली फील आ रही है लाइव बैंड। हाँ, लाइव बैंड की। जितने भी पहले पंजाब के आर्टिस्ट थे, जो अपने लेजेंड है गुरदास मान साहब, इनका तो स्टाइल ही डिफरेंट है ना, परफॉर्म करने का इनका डिफरेंट स्टाइल है। इनके साथ तो कंपैरिजन है ही नहीं। सराज जी हो गए, सरदूल सिकंदर जी हो गए। हाँ जी, इनका डिफरेंट स्टाइल है, जो अभी भी मतलब अब तो खैर 5 साल से 5-7 साल से काफ़ी सिंगरों को पता लग गया कि क्या करना है। पहले जितने पंजाब के सिंगर थे, इनको सिर्फ शोज़ बाहर ही मिलते थे, लंदन, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, अमेरिका। इनके टूर्स निकलते, वहीं जाते थे, वहीं से करके आते थे, और देसी स्टाइल का म्यूज़िक होता था, ये वो। लेकिन जब दिल्ली में आने लगे, तो इनसे शोज़ हो नहीं रहे थे। फिर इनको पता लगा कि यार जो स्टाइल है ना, हमको चेंज करना पड़ेगा। दिलजीत भाई ने स्टाइल चेंज किया, ड्रम्स रखे, गिटारिस्ट रखे, सारा मॉडर्न इक्विपमेंट्स। हार्डी संधू हैं, पहले ढोलक चलती थी, ढोल हो गए, हारमोनियम हो गए, कीबोर्ड्स हो गए, गिटार्स हो गई, बेस गिटार भी हो गई, ड्रम, और उसके पीछे इतना पैटर्न नहीं होता कि लाइव वाली वो वाली फील आए। कि मतलब दिल्ली साइड पे अगर चलाना है किसी को म्यूजिक, तो वेस्टर्न की तरफ ज़्यादा जाना पड़ेगा इक्विपमेंट्स की बात। वेस्टर्न विद आपके परकशन, लाइव परकशंस, कि जिसमें ऑब्वियसली ढोल वगैरह ये तो फॉरएवर चीजें हैं, क्योंकि वो मटेरियल भी होता है और वो फील आती है ढोल पे नाचने का अलग। बट ढोल का जो पंच होना चाहिए, वो आपका, उससे आपने एक अपना ट्रैक लगा दिया, अब ट्रैक तो वो अच्छा मिक्स्ड है, और उसके ऊपर लाइव इंस्ट्रूमेंट आ गए, तो ट्रैक तो कहीं ना कहीं ढक गया। फिर आपकी वो ऐसे वोकल आ गया, वोकल लाइव है आपकी, फिर वो वही बात आई थी कि इसके बाद व्हाट्स नेक्स्ट। अब वो तो 5 मिनट में रुक जाएगा गाना, मतलब यू हैव टू टेक अ ब्रेक। फिर आप बोलोगे हाँ जी किद्दा जी क्या और क्या, अच्छा ये गाते हैं हम आपके लिए, अब नेक्स्ट आई गिव यू दिस सॉन्ग। देन ये दलेर मेहंदी ने पैटर्न चेंज किया, नहीं 1-1.5-2 घंटे ये लाइव शो ही चलेगा, उसी में सारे गाने मिक्स होंगे, चाहे बॉलीवुड हो गए, रेट्रो हो गए, आर-आइले, छपरा-आइले, वो भी आ गया उसमें पंजाब के भी आ गए, उसमें फोक भी आ गए, उसमें राजस्थानी भी आ गया। कि दिल्ली का क्राउड ना मिक्स क्राउड है। आप खाली पंजाबी ठेठ गाने नहीं गा सकते। हमारे बनिए भी हैं, हमारे जाट भी हैं, हमारे हरियाणा के जाट भी हैं, पंजाबी कितने भरे पड़े हैं। अब तो हरियाणवी गाने कितने चलने लग गए, उनका एक अलग जोनर सेट हो गया, अलग ट्रेंड चालू हो गए। पहले हरियाणा के लोग पंजाबी गाने ही सुनते थे, लेकिन अब उनके दोनों ऑप्शन आ गए, पंजाबी भी आ गई, हरियाणवी भी आ गई। ये चक्कर है। बाकी करते रहो, जब जितने भी नए लड़के हैं आप लगे रहो, अच्छे बंदे से मिलो, अच्छी टीम अप सेट करो, और टाइम लगता है, लेकिन आजकल जो सोशल मीडिया बहुत स्ट्रांग है, कुछ ना कुछ निकालते रहो, डालते रहो। सोशल मीडिया पे बनाना भी, मतलब रिलीज करने के लिए भी पैसे नहीं लग रहे, आप टेस्ट भी करके देख सकते हो। और कोई गाना चल जाए यूट्यूब पे चला हुआ, तो लेबल भी खरीद लेता है, ऐसा भी होता है। हाँ, खरीद सकता मूवी के लिए। अभी जो गाना आया था, तो विक्की कौशल ने गलती से फिर रील बना दिया, वो गाना वायरल हो गया। नॉर्मल से वीडियो बनाया था, वीडियो मेरे ख्याल से वो होगा 70 हज़ार का वीडियो होगा, गाना हिट हो गया। और वो गाना हिट हुआ 8-10 महीने बाद। वो वाली हाइप नहीं है जो हम सोचते हो कोई भी आर्टिस्ट ना, यार कि मेरा कंटेंट अच्छा है, सब कुछ मुझे पता है कि हाँ ये हुक तो इसकी पिकी है ना,
उसकी आप ऑडियंस भी देखो, इस गाने की ऑडियंस दिल्ली की भी होगी, पंजाब की भी होगी, हरियाणा की भी होगी, यूपी की भी होगी, हर जगह की ऑडियंस है इस गाने की। तो वहाँ से वो वायरल हुआ। तो वो भाई शायद स्टोरी बता रहे हैं कि जब वो भूल रहे हैं, मूवी में आ गया होगा। दोनों ने मिलके किया, टीम बना के सब कुछ किया, गाना हिट हो गया। बाद में क्या हुआ कि शो कर रहे हो वो अकेला ही कर रहे हैं, उसको लेके नहीं चल रहा साथ में। जब कर रहे हो साथ में, साथ में करो ना। कोई चीज़ लकी है तो तुम दोनों साथ में लकी है तो लगे रहो साथ में। अब वो हिट हुआ, शोज किए, दुबई टूर मारा, वहाँ गए, शोज आ गए, थोड़ा एटीट्यूड आ गए। अब बाकी जो गाने हैं, चाहो क्या जिसमें आगे हिंदी पार्ट आता जो, हाँ 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 अच्छा। अब ये बात ना, जो एक जो उसका पार्टनर भाई बता रहे हैं, उसका बीच में हिंदी पार्ट आता है एक फिलर की तरह। अब वो हर जगह वही गाना, तो वही पार्ट तो नहीं गा सकता अपना जाके 30 सेकंड का किसी भी इवेंट पे या किसी भी चीज के लिए, मतलब शोज के लिए। जो गाना हिट हो गया उसने परफॉर्म कर दिया, उसकी जगह किसी और को खड़ा कर दिया होगा मोस्ट प्रॉब्ली, जहां तक मैं समझता हूँ, या खुद भी सिंग कर दिया होगा। अभी मैं आपको एक और कहानी बताता हूँ। एक लेबल किलिंग नाम की भी चीज़ आ गई है, जिसमें क्या होता है, जैसे मान लो आपने एक छोटी सी टीम बना ली और आप आपके पास लिरिसिस्ट भी है, कंपोजर भी है, आप या खुद कंपोजर हो, और आप छोटा सा लेबल बना के अपना खुद का चला रहे हो। हाँ तो बड़े लेबल्स क्या करते हैं, उसको खरीद लेते हैं, उसको डेड कर देते हैं। अच्छा, ऐड कर देते हैं, प्रमोट भी नहीं। मैं नाम नहीं लूंगा, कमेंट सेक्शन में लोग शायद बता सकते हैं। वो खरीद लेते हैं नाम, मतलब लेबल पूरा खरीद लिया, उसके उस पर कोई गाना रिलीज नहीं करते, कुछ नहीं करते और एकदम छोड़ देते हैं उसको। अच्छा, ऊपर लिख देते हैं ओन्ड बाय स्पेसिफिक बंदा, और कुछ नहीं डालते। तो यूट्यूब का एल्गोरिदम ऐसे ही काम करता है, जो एक्टिव रहेगा उसको ज्यादा रीच मिलती है। तो धीरे धीरे करके लेवल डेड, लेवर डेड है। 40-50 करोड़ रुपए में आपने खरीदा और अपना पूरा कंपटीशन खत्म। और वो गाने तो आई गए, कल को चले गए तो उसको बॉलीवुड में भेज देंगे। तो अगेन बैक टू द स्टोरी यही आ रही है कि अगर आज के टाइम पे एक छोटे सिंगर को बड़ा बनना है तो सोशल मीडिया एक अच्छी चीज है, जहां पर वो अपने आप को एक्सेल कर सकता है, जहां पर वो कंटेंट डाल सकता है, और अगर जब भी वो चलेगा तो उसको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिल सकते हैं। अब अगर मैं पैसों की फ्रंट की बात करके चलूं, एक नॉर्मल अच्छा सिंगर है, पॉपुलर नहीं है, मतलब कुछ गाने हिट नहीं हुए, शायद यूट्यूब चैनल है उसका, बेसिक लेवल के ऊपर है, वो कितने रुपए तक चार्ज कर सकता है एक इवेंट के? नॉर्मल सिंगर अगर थोड़ा बहुत परफॉर्म करना आ रहा है, हाँ, परफॉर्म मैं मान के चल रहा हूँ, वो ट्रैक पे नहीं गा रहा है, अच्छा वो लाइव सिंगर है और अच्छा गा रहा है, अभी स्टार्टअप है तो भाई सच बताऊंगा मैं 30-35-40 हज़ार एज अ सिंगर या पूरे बैंड, पूरे बैंड के साथ, और खर्चे, 50 हज़ार के अंदर अंदर। और सारे खर्चे भी आपको देखने हैं इसके अंदर, ट्रेवल, लॉजिस्टिक, सब कुछ। नहीं नहीं, अगर ट्रैवल स्टे मिल दिल्ली में जाएगा। है, दिल्ली में तो ट्रैवल की जरूरत नहीं है। दिल्ली से बाहर है जहाँ पे वो लोकल रह रहा है, मान लो मुंबई का भी है, तो ट्रैवल उसे मिलेगा, स्टे भी मिलेगा, फूड अकोमोडेशन वगैरह सब मिलेगी। ठीक है, ट्रैवल भी उनको शायद ट्रेन से दे, और होटल भी मतलब अच्छे ग्रेड का। क्वालिटी का ना मिले। और अगर थोड़ा पॉपुलर हो गया तो पॉपुलर दो टाइप के जो मैं समझता हूँ, एक पॉपुलर वो हो गया जिसका गाना हिट है। एक हमारे इवेंट लाइन में पॉपुलर ये होता है कि हाँ भाई 4 इवेंट वालों को पता है इस आर्टिस्ट का हमने काम करा है, इसका काम देखा है, हमें ये रेकमेंड करने में बहुत अच्छा लगेगा कि भाई हमारी पार्टी है, आप इसको करो, चाहे 70-80 हज़ार रुपये इतने ले रहा है, इंस्टेड ऑफ आप कोई 2-2.5 लाख का आर्टिस्ट मंगाओ, आपको मजा ना आए, इन पे हमें फेथ है, हमने इनके शोज कराए हैं, इनकी लाइव परफॉर्मेंस देखी है, आप इनको करो, मजा आ जाएगा। तो वो ये नहीं देखते कि ये हिट सिंगर है एज अ सॉन्ग वाइज, या हिट परफॉर्मर है एज अ इवेंट वाइज, कि हमें तो हमारी फैमिली को चाहिए ना कि हमें मजा आए वहाँ पर। हमें वो टैग नहीं मंगाना कि हाँ भाई हम यूँ बताया कि हमने एक 2.5 लाख वाला आर्टिस्ट मंगाया है, और जब गा रहा है तो किसी को मजा ही नहीं आ रहा, वो फीलिंग नहीं आ रही कि नाचे, है ना, जैम करें, झूम जाए मस्ती में। सो पॉपुलर इन टर्म्स दो होती है मेरे हिसाब से। ठीक है, एक वो कि आप हिट हो और आपको इवेंट वाले को आपको सेल करने में बहुत ईजी रहेगा, जो क्लाइंट है उसको आपको बुलाने में बहुत ईजी रहेगा कि हाँ यार देखा है, बच्चों ने भी देखा, हमने भी देखा है, इसके गाने सुने भी हैं, चलो चाहे नहीं, कई कई तो इतने होते हैं गाने सुने हैं उनको ये नहीं पता सिंगर कौन है, उसकी शक्ल कैसी है। जैसे कितने टाइम तक तो अभी भी तक भी लोगों को ये केडी सपना चौधरी का जो गाना इतना हिट हुआ है, उसके सिंगर का नाम ही नहीं पता लोगों को, उसके सिंगर की शक्ल नहीं पता होगी। और सपना चौधरी हिट हो गई थी, जिसने गाया था वो उसको कोई जानता ही नहीं है, शक्ल भी नहीं देखी। अब बहुत सारे सिंगर है। बहुत सारे जब मैं छोटा हुआ करता था तो मुझे लगता था सलमान खान ही गाना गा रहा है, शाहरुख खान ही गाना गा रहा है, मेरे को तो ये लगता था, बड़ा हो गया पता लगा अच्छा इसके पीछे सिंगर भी होते हैं। ठीक है, तो कितना रुपए तक अगर कोई अच्छा परफॉर्मर है भाई सबसे जो रिकमेंड हो रहा भाई सबसे पहले मैं बताता हूँ स्टार्टअप कैसे करें। है? हाँ, पहले तो इवेंट कंपनी का अप्रोच करें, ठीक है, उनको शुरू में फ्री के शोज करने पड़ेंगे, अपनी प्रोफाइल बनानी पड़ेगी। खर्चे वो सारे देखेंगे ना। हाँ हाँ, अपनी प्रोफाइल बनानी पड़ेगी उनको। इवेंट कंपनी से कुछ नहीं मिलेगा, उनको पहले बोलना पड़ेगा सर हम फ्री में काम करने लेते हमारा होता है ना कि काम देख लो आप, हमारी परफॉर्मेंस देख लो, हमारे बैंड की है ना, हमारे जो हमारी आपस में ट्यूनिंग है हमारी, हम जो लाइव परफॉर्म करते हैं,
ऑडियंस को देखते हुए कि हमें नहीं पता हमें कौन सी ऑडियंस दोगे, और हम ये नहीं कह रहे कि हम इसी जॉनर के हमें पंजाबी ऑडियंस देना या कुछ नहीं, एक इसी को तो लाइव सिंगिंग कहते हैं ना, कि आप हमें एक स्टेज दे दो, दो मेरे आगे कौन सी ऑडियंस है, किस टाइप की है ना, वेस्टर्न सुनती है या कॉर्पोरेट है या क्या है, या देहाती है या पंजाबी है या गुजराती है या मराठी है, हमको ऑडियंस बनानी आती है, हाँ माहौल बनाना आता है। माहौल बनाना आता है हमें। वो तो एक्सपीरियंस ही आएगा। पहले आप फ्री शोज करो, ठीक है, अपनी प्रोफाइल बनाओ, रिकॉर्ड करो स्टेज की पूरी परफॉर्मेंस, क्योंकि क्लाइंट को दिखानी पड़ती है, इवेंट वाले को क्लाइंट को दिखाना पड़ता है, सर ये देखो लड़का बहुत अच्छा गाता है, ये रंग जमा देगा, है ना। तो ऐसे आपको 10-15 शो फ्री के करने पड़ेंगे। जब आपके वीडियोस अच्छे आ जाएंगे तभी तो आप बिकोगे, सही बात है। फिर वहां से आपकी अर्निंग होगी, फिर वहां से करते करते सेविंग करके अपने गाने निकालते रहो, वीडियोस बनाते रहो, ठीक है, और ज़्यादा महंगे वीडियो बनाने की जरूरत नहीं है, हल्के हल्के निकालते रहो, वो भी एक प्रोफाइल आपकी ऐड ऑन होती रहती है। ठीक है। यहीं पे भी ना एक आइडिया है मेरे दिमाग में, जो मैं आपको अंदर में बता रहा था। मुझे लगता है कि आज पैसे तो है नहीं लोगों के पास उतने ज़्यादा, जिनके पास है वो तो बड़े हैं, पर जिनके पास नहीं है, आज एआई आ गया है, जो मैं आपको बता रहा था, कुछ एआईज है जहाँ से आप म्यूजिक को कंपोज कर सकते हो। मैं मान के चल रहा हूँ सामने वाले को कंपोजिशन नहीं आती है, तो आपने बेसिक गाना रोज का एक रिलीज करने का टारगेट बना लिया, और गाना रिलीज करना है 30 सेकंड 45 सेकंड, रील फ्रेंडली, इंस्टाग्राम रील पे लोग यूज कर सके। रोज का एक गाना प्रोड्यूस किया और निकाला, हमने 90 दिन तक निकाला। 90 में से अगर एक भी गाना हमारा उठ गया, तो वो सीधी सी बात, अगर हमारे पास में एक एक गाना आ रहा है, वो परफॉर्म तो कर ही सकते हैं हमारी जगह पे, 30 सेकंड के कुछ तो परफॉर्म कर ही सकते हैं। सही बात है, जब हमारे पास वो 90 दिन के अंदर अगर कोई एक उठ गया, एक भी वायरल हो, एक वायरल हो गया, हमने उसको पूरा प्रोड्यूस किया, क्योंकि हमको पता भी चलेगा, हमने उसको पूरा प्रोड्यूस करा और शायद लेबल भी खरीद ले। ऑब्वियसली ये भी एक सिस्टम सही है, सिस्टम सही है, बहुत सही है। क्योंकि देखो 2 टाइप के लोग हैं जो मुझे लगता है। एक है आप जैसे लोग जो परफॉर्मर है, जो बहुत बढ़िया काम कर सकते हैं, जिनको ऑडियंस को मनाना आता है। बट कुछ लोग ना इंट्रोवर्ट भी हो गए, या फिर आवाज अच्छी है पर शायद स्टेज पे उतना अच्छा नहीं परफॉर्म कर पाए। वो एक्सपीरियंस नहीं, जब जाते हैं ना कहीं घबराते हैं, डर जाते हैं, और किसी ने कुछ बोल दिया, ओ यार बंद कर, मजा नहीं आ रहा, दिल पे तो वही ये इशारे भी आते हैं ऐसे, उठ जाता है। जैसे हमें भी आते हैं आजकल, ये चेंज करो यार गाना। जैसे ना 50 लोग नाच रहे हैं, कोई एक आदमी ऐसा होगा जिसको फिलहाल उस गाने में मजा नहीं आ रहा, जो भी 1 मिनट का ही है, जो भी फिर से लाइव चल रहा है सेशन है, एक गाना कोई आया मन ने, उसको पिक किया, सारे नाच रहे हैं, वो अलग ये चलता रहेगा। हमें तो पता, हम तो रोज का काम है, इतने साल होगा, हमारा वो फोकस होता ही नहीं वो वाला ऑडियंस या वो वाला आदमी। हमें बाकी 50 देखना है जो मस्ती कर रहे हैं, जो नाच रहे हैं पागलों की तरह। एक बीच में से अलग से ही आएगा कि भाई ये वाला गाना लगा दे मेरे लिए, ये भाई ये गाना गा दे, और एक रिदम चल रहा है, एक पार्ट चल रहा है। अब 50-60 लोग नाच रहे हैं डांस फ्लोर पे, अब मैं उनको छोड़ के तेरी विश पूरी करूं मैं? अरे वो आएगा और नहीं क्या, 2 घंटे पिला दे साथ दिया, वो आधा पौना घंटा यूं खड़ा ही रहेगा वो बंदा कि यार ये तो गाना मेरे लिए। 2 गुट पिला दे साथी है, और बाकी जब नाच रहे हैं अपना डांस बीट पे नाच रहे हैं, अब वो आ जाएगा बीच में गिलास लेके, मेरे को सिर पे रखना भाई, हाँ ये मेरा लगाओ, और सुनूंगा, पूरा सुनूंगा, और फ्लोर पे पैक भी गिराऊंगा, फ्लोर भी गंदा करेगा, तो उस पर हम ध्यान नहीं देते, चश्मा लगाते हैं, वो करता रहता है, मैं चल यार हट। ठीक है, तो हम पैटर्न की बात कर रहे थे। कोई बंदा आया, उसने एक तरीका मैंने बता दिया जो मेरे को लग रहा था, एक तरीका आप बता रहे थे। पहले उसने फ्री में किया, फ्री करने के बाद उसने पैसा इकट्ठा किया, उसके बाद उसने अपना गाना बनाया। अब मान के चलते हैं, करके प्रोफाइल बना ली अपनी, हाँ, उसके बाद पैसा इकट्ठा किया, पैसा इकट्ठा करने के बाद अपना खुद का एक ओरिजिनल गाना रिलीज किया। अब मान के चलते हैं वो गाना थोड़ा थोड़ा चलने भी लग गया है, तो अब वो कितना तक ले सकता है पैसा? ले सकता है 1 लाख तक तो आ ही सकता है। अच्छा, हाँ 1 लाख तो आ ही सकता है। और 2 लाख रुपए लगा के 1 लाख रुपए पर इवेंट मिल सकता है, एक अच्छा इन्वेस्टमेंट बन सकता है। नहीं, इसको ऐसे भी नहीं देखते ना हम जो इवेंट वाले लोग, हम ये देखते हैं कि 1 लाख अगर ले रहा हूँ मैं, तो मेरे को 10-12 शोज चाहिए एटलीस्ट महीने के, या आप 2 लाख 2.5 लाख लेके 4 शो कर लो, और वो 4 इंटू जो मल्टीप्लीकेशन होगी वो 4 से हुई ना, और जो 12 से मल्टीप्लीकेशन ऑडियंस आपको मिलते हैं, वहां से क्लाइंट मिलते हैं। और आपके 10 शो हिट हो रहे हैं, तो 10 शो में से भी आपको 4 इंक्वायरी आई जाएंगी वहीं से कि यार मेरे को भी। नंबर्स गेम अलग है, फाइनेंशियल गेम अलग है। हमने जब स्टार्ट किया था, हमारा टारगेट आज तक भी और पहले तो यही होता ही था कि हमें नंबर ऑफ शोज ज्यादा करने हैं, एक अमाउंट नहीं, बिग अमाउंट से कम हो जाएगा। हर टाइप के इवेंट वाले लोग होते हैं, इवेंट मैनेजर जो जिसकी रीच अभी नहीं है उतनी कि वो 2 लाख 2.5 लाख वाला, उसके पास वो क्लाइंट ही नहीं है। बर्थडे पार्टीज भी होती है, या वो होता है, बंदे ने सोचा कि यार एक डीजे वीजे सेटअप लगा दे यार 25-30 हज़ार का, वो कहते हैं रुको 25 हज़ार खर्च करो, मेरे पास ये आर्टिस्ट है, 50 हज़ार करो, मैं लाइव काम करवाऊंगा ना। तो बंदा कहता है कर लेते हैं, तो वहां से उस कैटेगरी के आपको फिर क्लाइंट्स मिलते हैं। फिर आप जब
उनमें से कोई बड़ा 1 लाख वाला मिल गया, 1 लाख से 2 लाख वाला ही मिलेगा। हमने ऐसे किया, हमने बर्लिन भी जाके शो किए हैं, दुबई किए हैं, सिंगापुर किए हैं, फिलिपीन 2 बार गए हैं। तो ये दिस हैज़ टू बी अ 2 ही चीज़ें होती है ना, या तो आप बहुत बड़े हो या अपना काम आप बड़ा कर लो। समझ गया। एक किस्सा सुनाता हूँ। हमने कैसे स्टार्ट किया। मैं चाचा से प्ले करता था, अच्छे मेरे को पैसे मिलते थे वहाँ से गिटार बजाने के, और उनके मतलब महीने के 16-17 शोज। हाँ, बिजी रहते सारे, बिजी रहते। मैं कहा यार कुछ अब करना है, कुछ अपना स्टार्ट करते हैं। लेकिन टेंशन ये थी कि इतनी अर्निंग छोड़ के मैं सीधा जीरो पे आ जाऊंगा, सीधा जीरो पे आ जाऊंगा, और लगाने अलग है पैसे। और पैसे लगाने अलग है। तो हमने अपना बैंड बनाया, स्टार्ट किया। देसी हसलर्स। हाँ, बैंड का नाम है देसी हसलर्स। और दिल्ली में इवेंट कंपनी है टचवुड, इवेंट कंपनी का नाम है, बहुत बड़े बड़े शोज कराते हैं वो। तो हमने उनके अप्रोच किया, भाई एक चांस तो दो यार, एक तो दो। तो करते करते न्यूयॉर्क का कोई इवेंट था ली मेरिडियन में, तो हम वहाँ पे गए। तो उन्होंने बोला कि भाई मैं इसमें ऐड ऑन करता हूँ, हुआ क्या था इस स्टोरी में, उन्होंने बोला हमें एक रैपर चाहिए जो ढोल और डीजे के साथ अपना सेशन करे 15-20 मिनट का, आधे घंटे का, कुछ भी, या क्लोजिंग कर ले या मिड का कुछ कर ले। उससे पहले एक बैंड ऑलरेडी है वहाँ पर। हाँ, बैंड लगा हुआ था। हाँ, ऑलरेडी एक उसका रॉक बैंड टाइप था, बट उनको चाहिए था हम थोड़ा एंड में कुछ हाइप हो, जैसे या तो पंजाबी से हाइप होती है या रैप से होती है ना, जो एज MC पब्लिक के साथ इंटरेक्शन करे, सब कर रहे। मैंने पाजी को बात बताई, पाजी कहते हमको बोल, जो भी मेरे को ये भी नहीं ध्यान, कुछ ऑफर किया भी था यार, 10,000 कर दिए होंगे, हाँ 8-10,000 पे कर दिए होंगे। भाई कहते उनको बोल हम 10,000 लेंगे, हम पूरा बैंड करेंगे। हमने कहा नहीं, बैंड है ऑलरेडी यार, स्टेज लगा हुआ है ऑलरेडी, एक बैंड है। भाई कहते कोई बात नहीं। हम पहुंच गए वहाँ पे, बैंड लेके पहुंच गए। वो कह रहे यार इतने लड़के तुम क्यों लाए भाई, कहते हमें एक रैपर आना था, दे रहे हैं। हमने कहा भाई हम पैसे थोड़ा ना मांग रहे हैं, काम तो चेक करो। कह रहे नहीं यार जगह नहीं है, पहले एक बैंड लगा हुआ है, मेन बैंड वो है, इनका बस 20 मिनट का काम है, 20 मिनट के 10,000 रुपये दे रहे हैं। मैं कहा हम आपको साउंड तो चेक करने दो, हम 20 मिनट ही करेंगे, हम आपसे कोई एक्स्ट्रा पैसे नहीं ले रहे। हम साउंड चेक कर रहे थे, अभी साउंड चेक कर रहे थे। तो साउंड चेक करते करते जिनकी पार्टी थी वो लेडी वहाँ पे आई, कह रही आपका कौन सा बैंड है। मैंने बोला कि देसी हसलर। तो कह रहे अच्छा लग रहा है। मैं थैंक यू। तो हमसे पहले उन्होंने स्टार्ट किया, अभी बीच में इसने रैप करना था, शायद उन्होंने शायद टाइम भी नहीं देना था हमें, तो उनको मज़ा नहीं आ रहा था जो मेन बैंड था। तो उस लेडी ने जब साउंड चेक हम कर रहे थे ना, उसने बोला यार इनको हटाओ, जो लड़के आए हैं ना, जो बाद में दूसरा बैंड आया, इनको चढ़ाओ ऊपर। फिर हम चढ़ गए ऊपर। तो हमारे पास पंजाबी फ्लेवर था, हिप हॉप था, हमारी पूरी वेस्टर्न बीट्स के साथ ढोल, कीबोर्ड्स, गिटार्स, ड्रम, ये सब था। तो उन्होंने कहा यार न्यू ईयर नाइट पे तो ये वाला काम करना है ना, ये वाला तो हो गया, सुन रहे हैं लोग, है ना। उनका जैम्स है वो सूफी और कम सॉफ्ट रॉक वाला था उनका मामला वो। तो वो मेरे को खैर उनके लिए बुरा लगा, उनको बिठा दिया और हमें चढ़ा दिया। और वो देख रहे कह रहे यार मेन तो हम थे यार, ये कहाँ से आ गए, इन्होंने पूरा टेक ओवर कर लिया। मजे की बात एक और हुई कि ली मेरिडियन में 2 हॉल थे, दोनों में पार्टी चल रही थी। फिर वहां जो पार्टी चल रही थी उसने हमारा देखा कि यार ये कौन सा बैंड है। तो वहां पे भी मतलब टचवुड का ही इवेंट था, तो उन्हें बोला कि यार इनको बोले हमारे यहाँ पे परफॉर्म कर दें यार। तो फिर वो जो हमें मना कर रहे थे कि नहीं तुम्हारी जरूरत नहीं, वो फिर आए मुझसे बात करने के लिए कि यार तुम वहाँ परफॉर्म कर दोगे, तुम्हारा काम अच्छा लगा। वो कह रहे हैं मैं भाई पैसे लगेंगे अब। मैं कम देने पड़ेंगे पैसे। कह रहे कितने। मैं कहता हूँ 10,000 में मैं, ये मेरी कमिटमेंट थी, अब मैं वहाँ के 20,000 रुपये लूँगा। मैं कह रहे यार देख ले कर दे, तेरे को और काम देंगे आगे, तेरा काम अच्छा लग रहा है। मैं कहा भाई देखो मेरे को लड़कों को भी पैसे देने हैं, लड़कों में अपनी जेब से दे रहा था पैसे, अब सारे पैसे मैं उनको ही दूंगा, मुझे कुछ नहीं बचेगा, लेकिन पैसे देने पड़ेंगे। कहा चल ठीक है तो कर दे परफॉर्म। फिर वहाँ पे भी गया, वो भी हिट हो गया। फिर करते करते उस कंपनी ने हमें काफ़ी शोज़ दिए, फिर हमें प्रोफाइल बनती गई। फिर हर पार्टी में से क्लाइंट्स निकलते गए, उनको पसंद आने लग गया, और हमारे शोज़, नंबर ऑफ शोज़ बढ़ते गए, इंक्रीज़ होते गए। ऐसे करते करते फिर फिलिपीन शो कर लिया, सिंगापुर कर लिया, दुबई कर लिया, इवन पाकिस्तान में भी शो करके आए हम। गुजरात के हमारे बहुत अच्छे JD भाई, शाउट आउट टू JD भाई, ट्रू इवेंट्स, उन्होंने उनसे भी हमारी स्टोरी ऐसी हुई थी भी, कुछ लास्ट मिनट रिप्लेसमेंट थी भैया, दिल्ली वाले बैंड जिसने रिप्रेजेंट किया हमें, कि बहुत अच्छे बैंड है, आप ट्रस्ट मी, मैं आपको कह रहा हूँ विश्वास करो। तो उन्होंने जो थोड़ी बहुत प्रोफाइल दी होगी, आई थिंक दिस इज 2014, तो JD भाई ने वहाँ बुलाया, बाय ट्रेन गए थे हम, रातों रात ये बात हुई, तो हमने इवेंट करा। हम कहा यार ये क्या चीज़ है यार। उसके बाद आफ्टर पार्टी में बैठे, तो जो वहाँ से ट्यूनिंग हुई, तो वो दिन और आज का दिन, उसके बाद हमारे JD भाई के थ्रू ही हमारे विमल गुटका वाले क्लाइंट, उनके हमने कोई 15-20 शो तो कर दिए होंगे। हाँ, पाजी एक बार अपने वेकेशन पर गए हुए थे हांगकांग विद फैमिली, तो उनका और हमारा रिलेशन ऐसा है कि सपोज इधर बर्थडे, कल क्या प्लान कर रहा है,
यार ऐसे डीजे कर छोड़ना, देसी असला बुला ना, मन गोरा को बुला। अच्छा जेडी भाई मन का है हांगकांग, गोरा का है दिल्ली, एक काम कर, तेरा हांगकांग का ट्रिप कितने का है? 5 दिन का है, मैं तेरी आने जाने की टिकट बुक करा रहा हूँ, तू शो कर, अगले मॉर्निंग तू हांगकांग चला जा, हमें तेरे तू तू ही चाहिए यार, ये मजा नहीं आएगा तुम्हारे बिना। कुक्कू भाई का भी उनका बर्थडे था, तो ऐसे ऐसे उनके बड़े, एक बार दुबई से बुलाया वापस। मैं दुबई फिर फैमिली के साथ था, फिर फोन आया, अरे भाई यार जब भी मैं बाहर जाता हूँ हैं घूमने आता हूँ, आप कह रहे हैं यार तू यार कल की टिकट बुक करा रहा हूँ, आओ तो करके चला जा। जब भी हर महीने 2 बार घूमने के लिए जाया करो, एक दिन इसी के लिए। तो उन्हीं वो ऐसे हमारे चैनल से जेडी भाई के थ्रू बर्लिन में भी हमने कॉर्पोरेट इवेंट किया था, ये भी नहीं कोई वेडिंग इवेंट या कुछ, हमसे पहले अनिल कपूर जी थे, 2-3 और बॉलीवुड आर्टिस्ट थे, शो क्लोज हमने किया था। फिर कई शोज मिका चाचा के साथ किए, उन्होंने खुद हमें बुक किया, अच्छा 3 शोज उन्होंने हमें खुद बुक किए, कह रहे यार तुम्हारी इंक्वायरी आई है, करोगे तुम? मैं कहा मेरी हमारी इंक्वायरी तुम्हारे पास आ रही है। कि उनको उनका उस अभी भी या उस वक्त उनको ऐसा लगा, ऑब्वियसली भतीजे भी हैं कुछ, और इंक्वायरी आई है कि शो ओपन तुम करना 1 घंटा 1.25 घंटा जो भी, और उनको होता है यार मैं बहुत है, मेरे 45 मिनट भी दे दूंगा अगर 1 घंटा, तो मेरे 1-2 आर्टिस्ट मेरे कीबोर्ड वाला या जो हैं उनके जो साथ चलते चलते हैं वो हो जाएंगे, बैंड तुम्हारे ही चलेगा, तुम्हारे ही बैंड पे गा दूंगा मैं, और तुम मेरे साथ ही रहना। सो इट वाज अ ब्लेसिंग, इट वाज गुड, लाइक यू नो हमारे लिए भी बहुत एक कई शोज कॉन्फिडेंस बिल्डर था। दलेर चाचा ने दिए, फोन आए की कर रहे हैं तू इस रेट में? चाचा फ्री हैं, अच्छा मैं तेरा नंबर दे रहा हूँ, मेरा क्लाइंट हैगा ते तू अगर शो करेगा मैं अच्छा कर लांगा, पैसे ठोक के मंगी, ठीक है, कट नहीं करने। एंड दिस इज ऑल दिस आफ्टर जो हमने अपनी अपनी खुद शोज की मार्केटिंग बना ली थी, यू नो आई वुड लव टू से इट प्राउडली। टॉप ऑफ द लीग जो सिंगर्स होते हैं, अगर मिक्का बाजी को बुक करना हो किसी को, उस लेवल के सिंगर्स अगर चाहिए हो, तो वो कितने रुपए टाइप्स होते हैं? भाई वो लेते हैं 60 लाख रुपए। मिक्का बाजी हाँ जी। दिलीप बाजी इतने लेते होगे? दलेर चाचा लेते हैं 35 लाख। ठीक है। और अरिजीत मैंने सुना है वो बहुत वो अब वो वेडिंग शोज करते नहीं, हाँ पहले करते थे फिर बंद कर दिया उन्होंने। अच्छा। हाँ और सोनू निगम टाइप्स? सोनी निगम भाजी करते हैं अभी हमने वही अभी क्या है, हमने विमल गुट का जो हमारे क्लाइंट है उनका इवेंट किया है, यहाँ पे था जयपुर में, पहले हम थे, फिर नेक्स्ट सोन भाजी थे, फिर हमने पूरा शो उनका एंजॉय किया। आई थिंक हमने सुबह बारात किया था, उनके नाइट के वो थी रिसेप्शन या जो भी थी, हमारा दिन का था, उनका शाम का था। वो 5-10 करोड़ रुपए टाइप्स हो गए। मैं कुछ चीज़ का आइडिया नहीं, लेकिन इतना नहीं होगा। और अभी जैसे मैंने सुना है कि दिलजीत का जो कॉन्सर्ट हो रहा है उसमें एक कॉन्सर्ट के वो 20 करोड़ रुपए टाइप्स ले रहे हैं। पता नहीं, शायद मुझे ऐसा लग रहा है हाइप बनाई जा रही है। अच्छा क्योंकि वो तो खुद कहते हैं कि मैं इस अपने शो सब खुद डिजाइन करता हूँ, और जितना कमाता हूँ कहते हैं मैं लगा देता हूँ। सेलिंग से लेके प्रमोशन से लेके, और जो है ना कि शो को डिजाइन करना, स्टेज को डिजाइन करना, 50-50 लोगों की टीम स्टेज पे भी होती है, फिर वो जाती है, फिर भंगड़े वाले आते हैं, फिर वेस्टर्न आ जाते हैं, आपने देखा उनका शो कैसे डिजाइन हो रखा होता है, वो स्टेज वो ऑडिटोरियम को एक कॉन्सर्ट में डिजाइन करना, सपोज कोई फुटबॉल ऑडिटोरियम है तो उसमें कैसी स्टेज होनी चाहिए, कहाँ से मेरी एंट्री, ये वो सारा जो वो डिजाइनिंग, मैंने उनकी इंटरव्यू में सुना है, और बोल रहे हैं तो करते भी होंगे, ऐसे तो बोले देंगे इतना बड़ा आर्टिस्ट कि भैया मैं खुद, देन किसी ने कुछ बात की थी पैसे कितने लेते हो या ऐसे कुछ, तो उन्होंने कहा था पैसे लेने का मुझे नहीं पता, मैं लगाता बड़े चस्के से हूँ अपने शो पे, शो को इतना ग्रैंड बनाने में मजा आने लग गया है। उसके बाद आप देख लो उनके शोज में चेंजेस कितने हुए हैं, उन्होंने कमांड ही अपने हाथ में रख ली सारी, और वही वीडियोस उनके वायरल हो रहे हैं, और बैक टू बैक बॉलीवुड में सॉन्ग्स आ रहे हैं, जैसे जैसे रीच उनके बढ़ती आ रही है। या पिछले कोविड के बाद तो हमने ऐसी ग्रोथ देखी है कि ऐसा हो रहा है। बट यहीं पे एक सवाल निकल के आता है, आपका क्या मानना है ये जो अभी हम देख रहे हैं हनी सिंह वर्सेस रफ्तार वाला या बादशाह वाला सीन, तो ये इसके ऊपर आपका क्या टेक है? इसके ऊपर मेरा थोड़ा कंट्रोवर्शियल है। I don't give a fuck। मैं वैसे एक बात जरूर बोलना चाहूंगा, इन तीनों में से जो मुझे लगता है सबसे ज्यादा टैलेंटेड रफ्तार है, उसके राइटिंग स्किल्स में से, दिस इज माय पर्सनल ओपिनियन। आपका? मैं क्या कहूँ, क्योंकि जो कंट्रोवर्सी चल रही है कि भाई ये मेरा गाना था, ये मेरा गाना था, है ना? वो मेरा था एक्चुअली, पता आपको? मेरे लिए नहीं, मुझे जो लगता है, अगर मुझे लगता है कितना बड़ा आर्टिस्ट है, और उस वक्त ये इकट्ठे थे, है ना, एक टीम थी माफिया मीडिया, इकट्ठे काम करते होते हो, और इकट्ठे जब काम कर रहे होते हो तो आप लिख देते हो आपस में, आप बीच में वर्स लिख देते हो, है ना, अभी पता नहीं कौन गाएगा इसको, अभी तो ये भी होता है ना, जैसे हनी भाई ने बोला ये ब्राउन रंग, मैंने जिप्पी भाई को सुनाया पंजाब, अभी तो वो गाने किसी और के लिए बना रहे थे, तो ये वाला चीज तो हट ही गई ना, कि मैं अपने लिए बना रहा था, वो तब होगा उसके बाद कि बंदे ने बोला ये तो फक यार, ये जब गाना बना मैं क्यों दूं किसी को, इतना बढ़िया मैंने लिख दिया, ये सारी चीजें कहीं ना कहीं तो मैनिपुलेशन है।
और जब इकट्ठे थे, जैसे आप मैं और पाजी हैं, हम कुछ गाना बना रहे हैं, कुछ हैं, तो इसमें तू और मैं तो कहीं रह ही नहीं गया ना उस वक्त। वो जब स्प्लिट हो गए, ये सारे इश्यूज उसके बाद आए। हो सकता है उसके बाद दोनों अपना ग्राउंड लेना चाहते हैं कि नहीं, मैं अगर लिया भी है तो एक्सेप्ट क्यों करूं, और जो जिसने लिखा है वो कह रहा है मैं छुपो इस बात को, वही छुपाऊं क्यों? अगर मैंने लिखा है तो लिखा है, सामने वाला नहीं एक्सेप्ट कर रहा, और एक्सेप्ट करने में कोई बुरी क्या, अगर लिख भी लिया होगा। अभी आपने उसी गाने से थोड़ा ना पूरा करियर बनाया, आपने कितने सालों से पहले हनी भाई कब से लगे हुए थे, आई थिंक गलासी आई थी 5 में, 5 हाँ 5-6 में तो उनका हिट गाना आया था। उससे पहले की तो भी स्ट्रगल तो वही बता सकता। वॉल्यूम 1 हाँ, वो तो स्ट्रगल, वो तो कहीं और। आपने सुना है? हाँ, हाँ, वॉल्यूम 1 हमारा भी कुछ ऐसा हुआ था, जो फिर बाद में बड़ी गालियाँ पड़ी थी हमें। हमने एक गाना वैसे मजाक में बनाया था, गाने का नाम है गुल्ली। तो उसका वीडियो हमने यूट्यूब पे डाला है, नहीं यूट्यूब पे वीडियो डले हुए हैं, गुल्ली बाय देसी हसलर्स। तो हाँ, वो थोड़ा कुछ उसी टाइप का था। है उसी टाइप। बाद में उस गाने को संगीता भाभी ने उठा लिया था उनके वहाँ भी सुना आपने? हाँ हाँ, हाँ, अब शादी हो चुकी है मेरी। अभी देखा नहीं, बोला संगीता भाभी सुना। नहीं सुना। हाँ, तो वो गाना उन्होंने उठा लिया और उन्होंने अपने बैकग्राउंड म्यूजिक का गाना यूज़ किया। उसके आपको रॉयल्टी मिली? नहीं, मैं क्लेम भी नहीं करना चाहता। हमने बड़ी कोशिश की वो डिलीट हो जाए, हर जगह से पूरे फैमिली से मैसेज आ गए थे, कुत्ते हो साले हो, शर्म नहीं आती तुम। ये एग्जांपल भी ऐसे जो लोग पहले कर चुके हैं, वो इतनी बड़ी फैमिली से बिलोंग नहीं करते। तुम देखो तो सही, तुम किनके भतीजे हो या क्या रिप्रेजेंट कर रहे हो। पापा का इतना बड़ा नाम शमशेर सिंह मेहंदी, उस्ताद शमशेर सिंह मेहंदी, रेस्ट इन पीस डैड। तो अब बात तो ये थी कि तीर निकल गया तो निकल गया। अब ये चीज हमारे हाथ में, एक चीज हो ना, कोई एक मैंने अपने पेज पे डाली, वो मेरे हाथ में एक मैंने को पिक्चर डाली, डिलीट कर दूं। अब इंटरनेट पे एक चीज चली गई है, आपके पास उस चीज की कमांड है ही नहीं है। अंटिल अब जितने बड़े हो, कितने लोग एमएमएस लीग हो गए, सेलिब्रिटी वो नहीं उसको कंट्रोल कर पाए, लोगों के पास साइल ही पहुंच जाती है, तो क्या उसका क्या कर लोगे? लेकिन बहुत बढ़िया है, आप अकेले में गाड़ी में सुनना। गुल्ली नाम है। नहीं, मैं सुनता हूँ ऐसे गाने ना, बहुत सारे गाने हैं जो मैंने अपनी वाइफ को शादी के बाद सुना है। मैं कहा देख, तेरे को पता है ये गाना? कहती ये ऐसे गाने भी होते हैं, उसको पता है। सुना हो और हाँ हो सकता है, हो से सुना हो। और एक ऑफ कैमरा सुनेंगे। हाँ, हाँ, क्योंकि मैंने तो सारे सुने लगभग जितना इंटरनेट पे है ना। हमारा एक नया गाना रिलीज हुआ है, हसल, यूट्यूब पे आप देखिएगा। तो जो गाना जिसने लिखा है ना, उसका नाम है सुरवीर सिंह। वो मेरे साथ शोज ही करता है, साथ में बैकअप वोकलिस्ट है, वो बहुत अच्छा गाता है। जब उसने मुझे ज्वाइन किया ना बैंड, तो उसको ये नहीं पता था, उसने गाना सुना हुआ था, उसको ये नहीं पता ये वही बंदे जिनको मैं ज्वाइन किया। उसने कहा यार पाजी, ये तो गाना मैं सुनता था, हमारे सारे फ्रेंड सुनते थे यार, मुझे नहीं पता था कि मैं वो आप ही ने गाया है और गोरन रैप की है। जो इंटरेस्टेड है वो देख सकते हैं, सर्च मार लेना, वो इंटरनेट पे तुमको मिल जाएगा। हम क्योंकि वो वीडियो को वो नहीं करना चाहते, रीच रुक जाए, इसलिए हम नहीं डालेंगे। फाइन, हमारा ये कोई वो भी नहीं है मोटिव कि किसी और किसी नेगेटिव चीज या ऐसे कोई उसको प्रमोट करके इसको हाइप पे जाए। लेट्स कीप इट पॉजिटिव, लेट्स कीप इट क्लीन। पुरानी बात है, अब तो हम इसे सुनते भी नहीं, लेकिन कभी सुनते तो ऐसा लगता है यार उस टाइम पे ऐसा म्यूजिक क्रिएट कर दिया था और ऐसी चीजें लिख दी। प्रोडक्शन बहुत कमाल की है, म्यूजिक प्रोडक्शन पाजी की खुद की प्रोडक्शन है। पाजी ने बहुत म्यूजिक प्रोड्यूसर ऐसा इन्होंने बहुत काम किए हैं। मिक्का चाचू की गबरू एल्बम में ही बहुत असिस्टेंट म्यूजिक डायरेक्टर, अच्छा, और मेरे ख्याल से बिल्लो यार समथिंग ये सारे इनके जो लंदन में मिक्स मास्टर हुए थे, पाजी उनके साथ ही दो 3 महीने रहते थे। काम किया मैंने उनके साथ, कई गाने उनको लिख के भी दिए, म्यूजिक करके भी दिया, और क्रेडिट दिया उन्होंने हर जगह। अच्छा, हाँ, हर जगह क्रेडिट दिया। जैसे कि आजकल जो फाइट हो रही है कि भाई क्रेडिट मेरा नहीं, मेरा था, और हनी ने क्रेडिट नहीं दिया। वो कहते कि अगर तेरा था तो तू गा लेता, तू हिट हो जाता। तो जो चीज़ें चल रही हैं, बाकी मुझे पता है क्या लगता है, मतलब मैं एक ऑडियंस टेक या फिर मैं कहूँगा म्यूजिक लवर वाला टेक, नो डाउट हनी सिंह ने म्यूजिक को एक इवॉल्व किया है। हाँ, यस, नो डाउट। जो उनकी इंटरनेशनल विलेजर एल्बम आई थी, उससे पहले उनके पंजाबी प्रोजेक्ट सुन लो, कितने आर्टिस्ट भर के दिल्ली आ रहे थे। हाँ, कि हाँ यार ये वाला वेस्टर्न चाहिए, अल्फाज वगैरह, ये पाजी इतने उनके साथ मनी ओंजला ये जितने थे। हाँ हाँ हाँ, क्योंकि वहां तो चल रही थी वही फोक ट्यून्स या देसी ट्यून्स या मीठी ट्यून। लव सॉन्ग भी तो जो थे, जो होते हैं पंजाब के स्वीट सॉन्ग, उन्होंने स्वीट नहीं चाहिए यार, हमें मैचो मैन बनना है, हमें माफिया यहाँ के फ्लेवर दो। तो जो म्यूजिक बीट्स लेके आए ना, हाँ, वो मजा आ गया। मिक्स मास्टरिंग जो थी ना, हाँ हाँ, चॉइस ऑफ प्रोडक्शन, कि एक ही चीज बेशक बज रही है पीछे, क्या चलेगा क्या नहीं चलेगा, एसिड। मतलब मुझे लगता है कि एवोल्यूशन था हाँ, म्यूजिक के अंदर। जो एक टिपिकल हिप हॉप होता है ना, जो वेस्टर्न हिप हॉप, हाँ, जैसे स्नूप डॉग का एक ये बजी, नाइस प्रोडक्शन, बेस गिटार अच्छी बज रही है, और इसी पे बुरा गाना है। ये नहीं कि हमें इस पे सरंगी भी चाहिए या नो ऑब्जेक्शन, या इस पे ढोलक भी चाहिए, जरूरी नहीं है उसी से ही गाना एक वाइड होता है। फिर उसके बाद में जब उनकी तबीयत खराब हुई, फिर बादशाह उठे, और अगर नो डाउट हनी पाजी की तबीयत खराब ना होती है ना,
तो बादशाह भाजी आजकल कहते हैं ना कम बैक नहीं हो रहा, तो वो उठते ही ना, या टाइम लगता है उठने में। टाइम लगता है। जैसे जो 2014 में जो राइज हो गया, ऐसा नहीं है किसी का कोई राइज कोई रोक भी नहीं सकता, हो सकता है वो 2016 में हो जाता, बिकॉज आपको एक कमाल का कंप्यूटर आपके सामने ही है अभी। देख मुझे लगता है कि बादशाह भी बहुत बढ़िया है नो डाउट, नो डाउट। और मतलब मैं ना उस वाला बंदा हूँ कि मुझे लगता है ना लड़ाई लड़ना क्यों है। मैं कह रहा हूँ यार तुमने इतना सब कुछ कमा लिया है, हाँ, इतना नाम हो गए, अब इतनी टाइम के बाद आके ये फुद्दू बातें करनी एक दूसरे के लिए, है ना, बेकार बोलना, क्यों बोलना है जब भगवान ने तुम्हें भी दे दिया है, उसको भी दे दिया है और तीसरे बंदे को भी दे दिया है, खुश रहो अपना। भाई खुश है ना, वो चस्का नहीं खत्म हो रहा ना अंदर का, चल जो दिल्ली वालों का होता है ना, जो हाँ, क्योंकि इनकी हो भी गया था पैचअप। अच्छा एक बार मिकी अचन को मिलवाया था इधर, नितिन भाई की उसमें से मिले, डांस वांस की, हवा आउट किया, ये वो अपने अपने रास्ते हो गए, अंदर का कीड़ा नहीं मरा। ये अभी तो मतलब अभी तक हनी सिंह को हमने देखा नहीं हाँ, उन्होंने ओपनली कभी ओपनली कभी आए हो। क्लेम But- किया हो या कुछ। फिर मुझे एक इंटरव्यू आया, इंटरव्यू में बोल दिया कि वो तो क्लाइंट थे, माफिया मुंडीर का पार्ट नहीं थे। बट अगर हम वो गाना देखते हैं, उनका गाना मैं स्क्रीनशॉट भी डाल दूंगा, गाड़ी के नंबर प्लेट पे माफिया मुंडीर लिखा है और बादशाह खड़े हैं उसमें। तो मतलब वो माफिया मुंडीर के पार्ट थे। हाँ थे, आप मना कर दो या कुछ भी कर दो, तो ये तो बात क्लियर है। क्लाइंट नहीं करते कि माफिया मुंडीर का पार्ट नहीं था। मैं वो ये कह रहा है कि माफिया हनी सिंह का ये कहना था, मैंने एक इंटरव्यू देखा, क्लाइंट थे, ये कह वो कहता है वो मेरे क्लाइंट थे, माफिया। पैसे लिए और काम किया। किया। नहीं नहीं नहीं, बट मुझे लगता है कि टीम तो थी, थे ठीक है। अब इमोशंस इतने खराब हो गए, शायद मुझे लगता है कि हनी सिंह का दिल टूट गया, दोस्ती होगी उसके बाद अलग हुए, और वो अलग शायद अच्छे फ्रंट पे नहीं हुए, उसके बाद में फिर वो नेगेटिविटी फैलती चली गई। हनी सिंह थोड़े मेंटली भी मतलब वो शुरू हो गया था, वो उसके चक्कर में वो और हाईलाइट होना शुरू हो गया, और उनके दिमाग में बैठ गया कि यार ये मैंने जो सोचे थे अपने, ये एंटी निकले। इसलिए शायद हनी सिंह भी अब पिछले कुछ टाइम से हम देख रहे हैं खुलेआम बोल रहे हैं हाँ। कि ये, बट वो अभी भी गाना नहीं निकाल रहे, इन्होंने नेगेटिव नहीं बोलते। अभी हमने देखा रफ्तार और बादशाह ने एक और गाना निकाल दिया बावे करके, उसमें क्लियर हनी सिंह से फिर से मजा लिया। नहीं, हनी भाई ने बोला है, उनसे पूछा कि आप दोनों गाना देख सकते हैं साथ में कभी फ्यूचर में, तो ना रफ्तार के बारे में मैं फिर सोच लूंगा, लेकिन बादशाह के साथ नहीं करूंगा मैं। मन खट्टा ही हो रखा है अपना पूरा। हाँ मतलब वही मेरे को भी वही लगा कि, पर मुझे बस नहीं लगता है अगर कभी कोई दोस्त था हो गया ऊपर नीचे, मतलब देखो मैं ना टेक वाला बंदा नहीं हूँ, मेरे साथ प्रॉब्लम ये है कि मेरे भी दोस्तों ने बुरा किया, सबके साथ बुरा कुछ ना किया होता है, पर मेरा ऐसा मानना है छोड़ो आगे बढ़ो। तो मुझे लगता है बहुत सारे लोग टेक लेते हैं कि भाई हम हनी सिंह है तो बादशाह बेकार ही होगा, अब हम बादशाह है तो हनी सिंह बेकार ही होगा। मुझे पर्सनली लगता है कि दोनों ही साथ में अच्छे क्यों नहीं है, मुझे दोनों ये थे। सारे एक चीज मिस कर रहे हैं हाँ। कि स्टार्ट में से हनी भाई नहीं गया था, जब कम बैक हुआ था कि उनसे पूछा कि भी बादशाह के बारे में आपका क्या ख्याल है, तो उसने बोला कि रोल्स रॉयस और नैनो में जमीन आसमान का फर्क है। वो कमबैक पार्ट 1 था। हाँ, हाँ वो पार्ट 1 था, अभी कम बैक तो एक्चुअली हम ये कह सकते हैं कि अभी वो पूरे परफेक्ट सही हो गया है। आई थिंक इट्स मोर इम्पोर्टेंट कि अभी वो मेंटली और फिजिकली ठीक हो गए। गाने तो चलो आए होंगे, आए थे और भी आ जाएंगे, डिबेट भी बड़ी हो गई होंगी, अब उनका फोकस क्लियर हो गया, तभी उन्होंने इंटरव्यू देने चालू कर दिए हैं। तभी अब जो भी है खुला ही बोलते हैं। फ्लर्टिंग चल रही है तो भाई करता हूँ मैं, तो पहले करते होंगे, वो बोलते नहीं थे या आगे इंटरव्यू नहीं। मैंने इतना जो अब चेंज देखा है हनी भाई में कि वो खुल के इंटरव्यू दे रहे हैं। पहले उनकी पीआर टीम थी या क्या थी, उनको आगे नहीं आने देते थे कभी। प्लस मुझे एक और चीज बताना चाहूंगा, मुझे पता है क्योंकि जो मीर गुलाटी है तो उनके किसी को जानता था मैं, तो मेरे को उस टाइम से पता था कि हनी सिंह बहुत सारे गाने बना के बैठे हुए, तो सुनाते था मेरे को, करते कि ये वाला गाना भी आएगा, ये वाला भी गाना आएगा। तो अभी मैंने हनी सिंह का ये इंटरव्यू देखा, उन्होंने उसको बोला कि मैंने पहले ही बहुत सारे गाने बना रखे हैं और निकाले नहीं। तो मतलब उनको, मुझे बस समझ में आया उस बात से कि उनको म्यूजिक की बहुत समझ है, कि वो 1000 गाने 100 गाने बनाते होंगे और उनको पता 100 में से कौन सा चलेगा, सिर्फ वो ही निकाला जाए और कोई ना निकाला जाए। एक बात ना ये भी होती है, जब आप इतनी चीजें बना लो ना, होता कि आपने सपोज 1 से स्टार्ट हो या 2 से स्टार्ट हो, 2 बनाई आपने, फिर ओवर द पीरियड आपने 3 महीने में 3 और नई चीज बना दी, फिर आपको क्या लगता है, आपके अपने ही 2 पुराने ना थोड़े से लगता है कि ये ज्यादा फ्रेश चीज है, ये लिखी मैंने ज्यादा फ्रेश चीज है। फिर और अगर तुम ये बात अगर 400-500 की बात कह रहे हो, तो जब लेटेस्ट, क्योंकि बंदा रिफाइन तो होता ही है ना, हाँ एज अ स्किल्स, एज अ पेन, एज अ प्रोडक्शन, और फिर अपनी ही चीजें सुन के थोड़ी वो लग जाती है, बोरिंग है। बहुत रेयर ही होगा कि इनकी इस वाली एल्बम में कोई 10 साल पुराना गाना जो बना होगा वो भी आया होगा, आई डाउट। जैसे में होते हैं शूज होते हैं, नए आते हैं तो आए नए का चमका के, ऐसा नहीं सोचा होता कि पुराने का नंबर नहीं आएगा, पुराना साइड पे चला ही जाता है अपने आप, धीरे धीरे धीरे। कोई चीज बनाओ 3-4 महीने में निकाल दो, 3 महीने में निकाल दो, नहीं तो फिर खुद को ऐसा लगता है यार
डाउट होने लगता है कि यार करूँ कि ना करूँ। तो आजकल नई चीज़ें आ रही हैं, मेरा स्टफ पुराना तो नहीं हो गया। तो आप अब अगर आप ओवरऑल साइड लेने वाली बात करें तो क्या साइड लोगे? आपने तो रफ्तार टाइप्स बोल दिया। हाँ, बिल्कुल। देखो मेरे को लगता है, आप वैसे मैं इसको एलैबोरेट करना चाहूँ, आप देखना हनी भाई और बादशाह भाई में वो कंपोजिशन पे भी बहुत ज़्यादा खेलते हैं। एक है ना, एक अच्छी सी मेलोडी बना दी और लिरिक्स भी कई बार बहुत सिंपल स्मूथ ही होती है। ये नहीं कि बहुत फाड़-फाड़ी हो या हाई-फाई चीज़ें ही हो। कितने बॉलीवुड के स्पेशली जब से ये गाने आए, बहुत सिंपल है यार, चल रहा है अच्छी डिग चिक डिग चिक, वो बीट चल गई पीछे। रफ्तार जो मुझे पर्सनली लगता है वो आर्ट के साथ बहुत अच्छा खेलता है। और अगर हिप हॉप को रिप्रेजेंट करना है तो हिप हॉप को बहुत अच्छा आर्टिस्टिकली बहुत अच्छा डिफाइन कर सकता मेरा जो रैप में इंटरेस्ट जागा वो रफ्तार की वजह से जागा। उनका वो जो गाना आया था, तू है मेरी बंदी, और बोलते नहीं आगे, बट समझ जाएंगे लोग कौन सा गाना बोल रहे हो, क्योंकि फिर कॉपीराइट आ जाएगा। तो वो जो गाना सुना था मैंने, उसने मेरे को हिला दिया। मैं कहा भाई रैप इज, है। मैंज बाजी के साथ आया था। आई थिंक उनका पहला पहला डेब्यू एज़ अ साइंड आर्टिस्ट आया था वो। हाँ हाँ, बहुत बढ़िया गाना। फिर मेरे को लगा, मैं कहा भाई रैप में तो बहुत बढ़िया चीज होती है। ऑल उससे पहले हनी सिंह के बहुत सारे गाने आ चुके थे, बट हनी सिंह के गाने में रैप नहीं मानता था, मैं उसको म्यूजिक मानता था। जैसे आपने बोला ना कॉम्पोजिशन होती है, मैं उसको हमेशा सॉन्ग ही मानता था। मैं कहता सॉन्ग ही है। सॉन्ग है, स्टार्ट हुआ सिंगिंग पैटर्न से, बीच में रैप आ गया एज़ अ फिलर और फिर सॉन्ग आउटरो आ गया उसका, फिनिश हो गया। तो मैं अगेन उसी टेक पे हूँ। मुझे लगता है यार सबकी जगह है, सब एक जैसे ही है। पहले मैं थोड़ा एंटी रैप था, अब मुझे बहुत मजा आने लग गया। अब ये जो MTV असल आया, हाँ, हाँ। उसमें कुछ कुछ सिंगर सुने मैंने, मजा आ गया। मैं भाई ये क्या कर रहे हैं। तो मैं भाई मजा चल रहा है। फिर मेरा थोड़ा इंटरेस्ट आना शुरू हुआ कि भाई ये गेम, ये भी एक आर्ट है, इतना आसान चीज नहीं है। जो हसल वाली बात करो उसमें आप एक चीज और नोटिस करना, रैप के साथ ना उसमें मेलोडीज भी आ गई हैं। हाँ बिल्कुल। नॉट जस्ट एक फ्लो में बंदा बोल रहा है या अपने कोई पोएम लिखी है या नहीं। अब पंजाब वाली मेलोडी बोल रहे हैं, अपने हरियाणा वाले भी जो उसमें आ रहे हैं, जो भी जो हमारे कल्चर से आ रहे हैं, वो अपना कल्चर भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं उसमें। एक मैंने सुना आपका था, आप रैप करते हो, आप गाना गाते हो, एक ओरिजिनल हो जाए। मतलब ओरिजिनल का लॉजिक क्यों है, क्योंकि आप लोग समझ चुके हो कि भाई क्लेम आ जाता है, वीडियो उड़ा दी जाती है। कॉपीराइट। हाँ, इसलिए हम वीडियो पर रिस्क नहीं चाहते। तो एक आप दोनों का ओरिजिनल हो जाए तो मजा आ जाएगा। Yo, so it's a story कि 2023 का पहला ढक्कन खोला तो मचने लगा रोला, क्योंकि मैं था उस वक्त स्टेज पर, शैंपेन थी हाथ में, मन भाई साथ में। अगले दिन छप गई थी फोटो 3 नंबर पेज पर। ओके दैट्स अ स्टोरी, पर स्टोरी में भी दम है, काम करे जम के और काम में ही फन है। बचपन से अब तक की मेहनत देखो लाई रंग है, और रंग देख के कितनों की होगी तंग है, तंग है देख के तरक्की हुए दंग है, बिना कुछ नशे को पिए हुए बैठे भंड है, झंड है। पीठ पीछे करते थे जो बातें, अब देख के सच्चाई उनका टूटा घमंड है। एनीवेज मैं क्यों करूं टाइम वेस्ट, सड़ने वाले सड़ते रहते, पढ़ने वाले लड़ते रहे। ना मैं करूं बुलशिट, ना मैं करूं बातें फेक, बॉडी बेशक स्लिम मैं पर स्वैग रखूं अपडेट, एफ डेट नई नई बातें लिखूं होश में, किसी को ना कॉपी करता खुद की लिखूं मौज में। सोच मेरी डीप जैसे धरती को खरोच के, फिर शब्दों की माला बना के रख दूं पिरोज के। बेहोश से लगते हैं मुझे लोग जिनकी सोच में ना शक्ति है ना भक्ति है और ना ही काम भोग है। बेहोश से लगते हैं मुझे लोग जिनकी सोच में शक्ति है ना भक्ति है और ना ही काम भोग है। गोरा सिंह मेरा नाम, ए ए गोरा सिंह मेरा नाम, ए ए गोरा सिंह मेरा नाम, गाल कटा शरेआम। बहुत बढ़िया, आपका भी। बेबी स्लो 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 कातिलाना तेरा फ्लो, पतली सी कमर पे टैटू करे ग्लो, हुआ ब्लो ब्लो ब्लो, जैसे ही वो गई लो, इतनी सी उम्र में कैसे, आई डोंट नो। बेबी स्लो 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 कातिलाना तेरा फ्लो, पतली सी कमर पे टैटू करे ग्लो, हुआ ब्लो ब्लो ब्लो, जैसे ही वो गई लो, इतनी सी उम्र में कैसे आने लगा जादू, हुआ मैं बेकाबू, बिन पिए नशा क्यों होने लगा जादू, हुआ मैं बेकाबू, बिन पिए नशा क्यों होने लगा। बेबी स्लो 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 कातिलाना तेरा फ्लो, पतली सी कमर पे टैटू करे ग्लो, हुआ ब्लो ब्लो ब्लो,
जैसे ही वो गई लो ए। इतनी सी उम्र में कैसे आई डोंट नो। देखा पहली बार उसे जब मैंने क्लब में, उसने भी किया मुझे नोटिस सब में, फिर दुनिया की नजर से बच के गया थोड़ा पास, बात करी ब्लफ से। मैंने सोचा इतनी सी उम्र में न जाने कैसे हो सकता है कोई परफेक्ट, माना जैसे मेरे ही आगे खड़ा हो मेरा मैच, बेबी तू है ब्लैंक चेक, आजा तुझे करूँ क्या, ये है टाइम दो जिस्मों के मिलन का, बड़े संजोग से हम जैसा मिलता रिश्ता है दिल का, कैसे बताऊं तुझको, सोया हुआ शेर हूं ना ऐसे छेड़ा मुझको बेबी, फ्लो 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 कातिलाना तेरा फ्लो, पतली से कमर पे टैटू करे ग्लो, हुआ ब्लो 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 जैसे ही वो गई लो, इतनी सी उम्र में कैसे आई डोंट नो। बहुत बढ़िया। एक चीज मैंने और देखी है, पता है, जितने भी पॉपुलर अच्छे ट्रेंडी गाने होते हैं ना, उनके लिरिक्स बहुत आसान होते हैं। अगर आप ऐसा कॉम्प्लेक्स कर दो गाने को कि सामने वाला गा ही ना पाए, तो वो हम नहीं करता। अगर वो हम नहीं करता तो वो गाना उसके दिमाग में नहीं चलता और वो बार बार लूप पर ही लगता। तो अभी जैसे आप गा रहे थे तो गाते गाते मेरे को भी थोड़ा लेना। हाँ, मैं यहाँ कि जब दोबारा वो बेबी स्लो पे आया तो आप बर्ड्स आए तो आप सारा गा रहे थे, हाँ, तो मेरे को याद याद हो गया। हो गया। तो ये ऐसा होता है, तो नाइस। थैंक यू। तो अब वीडियो में वापसी आते हैं। हमने गाने भी कर लिए, आपको फिलर भी दे दिया है। अब अगर मैं रिसेंटली हसल की बात करके चलूं, तो हसल रैपिंग के अंदर अच्छा जा रहा है। तो ऐसा मैंने उसमें भी सुना है कि वो भी एक कॉन्ट्रैक्ट में रैपर को इस तरीके से बांध देता है कि वो बेचारे आगे नहीं बढ़ पाते। बट अभी जो नया सीजन जा रहा है उसका, उसकी टीआरपी नीचे जा रही है, ऐसा मैंने सुना है। तो आपके क्या व्यूज है हसल के ऊपर ओवरऑल? क्या वो अच्छा प्लेटफॉर्म है लोगों के लिए या फिर नहीं है? अच्छा है, और काफ़ी रैपर्स के उठे भी हैं वहाँ से, शोज़ वगैरह भी मैं सुने कि किए हैं दिल्ली में क्लब्स में, लेकिन उसके बाद क्या हुआ वो पता नहीं। जैसे इसका नहीं, मैं आपको इसके कंपैरेटिवली एक एग्जांपल देता हूँ। कितने सिंगर सारे गामा इंडियन आइडल से कितने सालों से ही हिट हो गए, हाइप बन गई, शुरू के 1-1.5 साल कंपनी ने शोज भी करा दिए। व्हाट्स नेक्स्ट देन? उसके बाद उनका आउट वॉश ही हो जाते हैं, मतलब पता ही नहीं लग पाता क्या है। वो साइन कर लेते 5 साल, कमांड ही उनके हाथ में नहीं होती ना। साइन कर लेते हैं। अब हम हमारे बिना बाहर शोज नहीं कर सकते। रिकॉर्डिंग भी उनकी परमिशन से करोगे, अब गाना भी उनकी परमिशन से बनाओगे, उसके साथ कुछ तो कर तो ही सकती ना कि उसका आउटकम तो आपके हाथ में है ही नहीं है। पब्लिक इवेंट्स आपके हाथ में नहीं है, इंटरव्यूज आपके हाथ में नहीं है। उसके बाद अगेन आई एम नॉट सेइंग हसल, क्योंकि ये मॉडर्न लाइफ के उसमें आ गया ना, हम न्यू जो रियलिटी शोज में। तो आई एम नॉट श्योर इसको कितना उन्होंने इसका स्क्रिप्टेड और किया होगा या नहीं किया होगा, या इसको कितना अच्छा डिजाइन किया होगा कि आर्टिस्ट की ग्रोथ भी जिस हिसाब से हाइप बना के दिखा रहे हैं वो फर्दर भी चले। और ये आपने बिल्कुल सही बात पकड़ी है कि रियलिटी शोज के सिंगर गायब हो जाते हैं। हाँ। हमने जो जो शायद हारे हैं वो पॉपुलर है, हाँ, क्योंकि वो साइन नहीं हुए ना, वो साइन नहीं हुए। वो हार के पॉपुलर तो सारे ही होते हैं, जो सपोज लेट्स से टॉप 10 में आ गए, क्योंकि उसको इतना अच्छा प्रेजेंट किया जाता है। अच्छे शोज भी होते हैं, सारे गामा कह लो, ये जितने कह लो, कितने उसकी हर फैमिली पर्सन है वो, हर कोई देखता है उसको। उसके बाद जो हार गए आपके पास ठीक है, वो ज्यादा आगे निकल जाते हैं। ये अरिजीत भी, अभिजीत सावंत, वो जीते। वो जीता, और देखो अभी मैं क्या बोलूँ, ये तो बहुत पुरानी हो गई ना बात। अब राहुल राजा देख लो, वो हारा था। पर दोनों के इवेंट के फर्क बहुत ज्यादा फर्क है, बहुत ज्यादा फर्क है ना। हम्म। इवेंट एक तो शोज वाली बात करें, उसके बाद आप क्या क्या कर सकते हो ओपनली, कितने और रियलिटी शोज हैं, किसमें आप खाली एंट्री भी मार सकते हो एज अ गेस्ट। अच्छा, अभिजीत सावंत अभी तक कॉन्ट्रैक्चुअली पॉइंट है? नहीं, अब तो नहीं होंगे। एक आर्टिस्ट का एक फ्रेम भी तो होता है ना आपका। अब ये इनिशियल फेम तो गया ना, हाँ, उस टाइम पे सारे गाने भी वही देखेगा बैनर, कंपनी। सारी कंपनी। अगर कंपनी को ये कमाना है तो वही गाना, चाहे वो चले चाहे ना चले। हाँ, मतलब दैट्स डिफरेंट थिंग कि आपकी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग इतनी अच्छी है, आप कुछ चीज बना रहे हो, उनको इंस्टेंटली पसंद आ रही है, या हमको पता लगे या इसको मूवी में डाल देते हैं, या इसको पर्सनल सॉन्ग बनाते हैं, आपका सॉन्ग बनाते हैं, दैट्स डिफरेंट थिंग। अगर वो आपकी वाइब कनेक्ट नहीं हो पा रही है एज अ, उसके बाद की बात कि इतना बड़ा फेम कि यार ये चीज नहीं यार, अब इतने बड़े स्टेज से और ऊपर कैसे ले जाया जाए। हमने अरिजीत देखा है जो सक्सेसफुल है, जो निकले फेम गुरुकुल से निकले थे, और अभी वो है। वो भी उसके बाद भी आप उनका एक इंटरव्यू है सुनना, वो कह रहे मेरी जो ओरिजिनल आवाज थी ना, बदल दी मैंने पूरी। अब बदलनी पड़ी, मैंने अपने आवाज का जो टेक्सचर टोन बदला मैंने, क्योंकि वो वाला नहीं, वो बात नहीं बन पा रही थी, या मैं सेल्फ सेटिस्फाइड हो रहा था। आई एम नॉट श्योर एग्जैक्टली क्या बोला, बट मेरे को जो अट्रैक्ट की बात जो मेरे पे अटकी हुई है कि उन्होंने ये बोला कि मैंने अपनी टोन पे वर्कआउट किया, उसको मैंने बदल दी टोन। वही, मतलब मुझे जो लगता है कि जैसे राहुल वैद्य थे तो उनको बोला जाता था सोनू निगम की कॉपी।
राहुल भाई ने उसके उन्होंने ये भी तो बहुत स्मार्टली किया ना, वो देखो आए वो निके चाचा के ट्री के अंदर, उसके बाद लाइव शोज में, तो उनका भी वही मैटर होता है कि जो आप बोलो वो गाएंगे। जहाँ की ऑडियंस गुजरात की है और वैसी है, बॉलीवुड चलेगा, होता है क्या, जैसे गुजरात में जैसे बोल रहा हूँ, तो वहाँ ये नहीं कि वहाँ पंजाबी नहीं चलते, वहाँ वो वाले पंजाबी गाने इतने नहीं चल पाते हैं जो बिल्कुल ही पंजाब में ठेठ बॉलीवुड बोले पंजाबी चलेंगे वहाँ पर, जो इंटरनेशनली हिट हो रखे हैं चलेंगे, मतलब उनको पता लगता है कि हम क्या गा रहे हैं और हम ये क्या सुन रहे हैं, कि इनके लिए वो वाला गाऊं। आप नॉर्थ साइड आ जाओगे, यहाँ की ऑडियंस अलग है ना, महाराष्ट्र और उधर उस साइड ऑडियंस अलग है, तो वो चीज राहुल भाई ने पकड़ ली है लाइव शोज की। नहीं वो अच्छा गाते तो है ही, गाते तो है ही है, सुर वुर सब सही लगता है। आप अगर हम वैसे वाले आपसे बात करो ना, वैसे शाउट आउट टू राहुल भाई कि उन्होंने तो ये सिर्फ हिट एल्बम के बाद फोकस भी नहीं किया, मैं पहले गाना हिट करूं, बहुत बड़ी वीडियो बनाऊं, फिर शोज करूं। उन्हें गेम समझ ली ना सही बात है। कि शोज को क्राफ्ट कर लेता हूँ। और शोज में बड़े बड़े नंबर मिलते हैं। अभी क्या रेट जाता होगा वैसे अगर राहुल विद्या बात करके चले तो? होगा मेरे ख्याल से 20 लाख तो होगा, 15 से 20 का होना चाहिए। 15-20। और वो भी पूरा बुकड रहते होगे। हाँ, उनको भी समझ आ गई ना, नंबर ऑफ शोज मैटर करते हैं। शोज भी कर लिए ना काफी। हाँ, नंबर ऑफ शोज भी कर दिए और रेट भी ठीक रख दिया। ही स्टेज बिजी। अभी रिसेंटली में ये बड़ी पीएसएल कौन सा होता है वहां मिले थे, जो क्रिकेट लीग, हाँ वहां मिले थे। जून में मिके का बर्थडे था, तो उन्होंने बर्थडे बैश अपना गोवा रखा था, तुम सारे वहां थे। मतलब अभी वो ना हम तो मिके के चेला कैटेगरी में आते हैं, लाइक स्टूडेंट वाले चेले, लाइक उनसे जो सीखा है, तो वो राहुल भाई ने भी वो चीज पकड़ ली और लाइव शोज पे अपना वर्कआउट कर दिया सही। और एक आर्टिस्ट को लाइव शोज में ही बहुत ज्यादा मजा आता है, रियलिटी शोज इज फॉर अ फेम। आपका अपना जो मजा आता है ना, जो हम कहते हैं एक जो स्टेज की पावर होती है ना, जब आप गाओ और सामने वाला वाह बोल दे, हाँ मजा आ रहा है, नाच रहे हैं, झूम रहे हैं, वो जो वाइब, स्टेज की वाइब जो होती है, वो आपको मतलब टीवी वाले उससे या कैमरे वाले उससे वो वाइब नहीं होती, वो एक आपका प्रोफेशन है। कभी परफॉर्मेंस बॉम्ब करी है? मतलब गए और जो ट्राई कर रहा नहीं चल रहा, ऑडियंस ही नहीं समझ आ रही है, कभी ऐसा हुआ है? टच फुट वैसा कभी हुआ नहीं ऐसा। ऐसा कभी नहीं हुआ? नहीं, हमारे पे वही ना, हमें पता, अगर ऐसा लगा कि अभी बिल्टअप है, तो वी हैव गुड स्मूथ नंबर्स आल्सो। हम ये नहीं कि सीधा मटेरियल नहीं कि सीधा नाचने वाला ही, नचाने वाला ही हमारे पास मैटर है। हमारे पास लाइव है, बैंड है, हल्का हल्का शुरू कर रहे हैं, वो गा देंगे, लाल तेरी, दमादम मस्त कलंदर, हर किसी को नहीं मिलता प्यार। तो हम शो को बिल्टअप भी करना आता है हमें, इसी इसकी यहाँ धीरे धीरे धीरे। अगर ये वाला सीन है, मेरे साथ क्या हुआ था, अभी रिसेंट की बात है, तो मैंने किसी बंदे से ही सुना था कि अगर आप लाइव इवेंट्स करते हो ना, तो आपको स्टार्टिंग में बॉम्ब इवेंट चाहिए, मतलब जो खराब जाए, क्योंकि आप उससे सीख जाते हो क्या चलता है क्या नहीं चलता, और क्या क्या मैटर होना चाहिए आप। क्या क्या बेटर होना चाहिए। अगर आप बहुत बड़े बन गए फिर बॉम्ब किया ना, वो बहुत दुख होता है। तो मेरे साथ भी रिसेंट में यही हुआ। मेरे को कॉलेज वाले बुलाते हैं एज अ गेस्ट स्पीकर, तो टॉपिक्स बॉक्स उसके बारे में बात करने के लिए, तो मैं ठीक बोल लेता हूँ ऑन स्टेज। और मार्केटिंग पढ़ानी थी, मेरा डोमेन था, आगे कॉलेज वाले बच्चों को ज्ञान फैलना था, मैं कहा तो कर देते हैं अपन। और मेरा जो टेक होता है वो थोड़ा ह्यूमरस होता है, मजे मजे मॉल बना के लोगों का बना के रखो। अब उस दिन क्या हुआ, मेरे से पहले एक सिंगर गा गया, और वो गा गया डांस वाले झूमने वाले गाने, और वो मतलब ऑडियंस पागल हो रखी है अभी, पागल हो रखी है। और आपने बिठा उनको अब उनको बैठा बैठो, स्कूल के बच्चे, कॉलेज के बच्चे, अब उनको कह रहे बैठो 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 बैठो, अब आ रहे साइल करना, वो बता डिजिटल मार्केटिंग। अब मेरे को थोड़ा, मैं म्यूजिक वाले से भी बैकग्राउंड से था, मेरे को पता, मैं गया। अब मैंने कितनी कोशिश करी मुझे पता है, पर वो हो नहीं पाया वो उससे। तो मेरा पहला वो जिंदगी का ऐसा वो था, क्योंकि लोगों के दिमाग में वही चल रहा था मेरे हिसाब से, वो वहां सेट थे। तो कभी ऐसा भी नहीं हुआ कि जब आप किसी के साथ में परफॉर्म कर रहे हो, कि मान लो 5 इवेंट वाले हो, कि पहले 2 कोई और आर्टिस्ट है ओपन, कोई और कर रहा है बीच में, बीच में आप आ गए और वो उतना ऊपर हो गया, फिर आपको लगा यार अब कैसे करूंगा। नहीं डैशबोर्ड है, ऐसा नहीं हुआ। तो फिर वो उसमें हाइप से ही आपको आगे जाना पड़ेगा ना। मैं तो जा ही नहीं सकता, मैं क्या करता। रीजन ये है ना कि बहुत साल मिका जी के साथ काम किया है। हाँ, उसके बाद हमें अपनी शो एक्सपीरियंस करते हुए 2010 में हम दोनों इकट्ठे स्प्लिट हुए थे उनसे। मैं भी उनके साथ काम करता था, मैं कीज प्ले करता था, यूएसए टूर भी मारा है मैंने, मॉरिशस गए, पाकिस्तान भी गया उनके साथ, सिंगल जो लेट्स से एनीथिंग। तो हमने जब ये डिसीजन था, तो 2010 से लाइव शोज की जो जर्नी हमारी ब्रदर्स की यहाँ तक पहुंची है, इतना एक्सपीरियंस बीच में। तो जो आपको स्टोरी शुरुआत ही बता दी कि खाली रैपर चाहिए था उनको न्यू ईयर शो के लिए, लेकिन नहीं आएंगे तो इकट्ठे आएंगे, मुन्ना और गुड्डू आएंगे तो इकट्ठे आएंगे। और ऐसा भी होता है कि जो लाइव इवेंट्स होते हैं उनके सीजन बाय सीजन रेट ऊपर नीचे जाते हैं। जैसे अभी शादियों का सीजन है, न्यू ईयर का सीजन है, तो इस टाइम रेट बढ़ जाएंगे, और जब एकदम वो आएगा। नहीं ऐसा नहीं है, सीजन रेट तो वही रहता है अपना। हाँ ये होता है कि ऑफ सीजन में जैसे कोई इवेंट्स मिल गए, जैसे मान लो कि आपको फोन आया है, भाई कल क्या कर रहा है, तो कल पता कल कुछ नहीं कर रहे, करेगा यार देख ले यार, लेकिन बजट ये है, बंदा कहता है यार चल वैसे ही एक अपनी प्रैक्टिस भी हो जाएगी
हैं, घूम फिर के भी आ जाएंगे और वहाँ से 10 क्लाइंट और निकल जाएंगे। एक ऑडियंस को आप एडवाइस दो, दोनों इंडिविजुअल, जो लोग अपने आप को एज अ म्यूजिशियन आगे बढ़ाना चाहते हैं, एज अ सिंगर या कुछ भी, तो उनको क्या करना चाहिए, उनके लिए क्या आप टिप देना चाहोगे? देखो, अच्छी टीम बनाओ, अच्छी टीम बना के काम करो, लगे रहो, करते रहो, जैसा भी है निकालते रहो कुछ ना कुछ, क्योंकि आजकल इंस्टाग्राम पे छोटे छोटे गाने आप निकाल सकते हो, जैसे कि आपने भी बताया, वो करते रहो। और साइड बाय साइड जो अर्निंग होगी वो तो शोज से ही होगी। ग्रुप बनाओ, अपना टीम बनाओ, शोज करो। स्टार्टिंग में बेशक फ्री में काम करना पड़े, कोई बात नहीं, करो, एक प्रोफाइल बनाओ, फिर कोई बात नहीं, 6 महीने बाद आपको पैसा मिलने लग जाएगा। 6 क्या, 10 शोज किए, 3 महीने बाद ही आपका एक रेट सेट हो जाएगा। फिर अगर आप अच्छा शोज कर रहे हो तो आपको कॉल आएगी। तो डिपेंड करता है कि आप परफॉर्म क्या कर रहे हो। तो आपको समझना पड़ेगा ऑडियंस को चाहिए क्या सामने। अगर वहाँ आपको डांस के लिए बुला रहे हो और आप रॉक एंड रोल गा रहे हो या सूफी नंबर गा रहे हो, स्मूथ नंबर गा रहे हो, तो वो नेक्स्ट टाइम फिर वो बुलाएंगे उन्होंने, यार डीजे लगाओ यार। जी, मेरी ये एडवाइस होगी, बिकॉज मैं लिखता खुद हूँ एज अ राइटर, राइट? तो मेरे हिसाब से जितने रैपर भी हैं उनको लिखना भी खुद चाहिए। अगर कोई लेते भी है, दैट्स देयर पर्सनल स्टोरी। और लिखने का प्रोसेस ये है कि आप लिखते जाओ पहले तो, जैसे आपने जब स्टार्ट किया तो आपका जो क्राफ्ट होता है ना, वो धीरे धीरे ही डेवलप होता है। आपकी जो राइम्स हैं उनमें फ्लेवर लेके आओ, आर्टिस्टों को सुनो, इंस्पायर हो, ट्राई कि किसी का स्टाइल कॉपी ना करना। कई लोग आपने देखा होगा, जैसे बादशाह भाई होता है, ऐसे बादशाह भाई ऐसे एंड करते हैं, तो उसके बाद कितने आ गए जो उसी वॉल्यूम में लो पिच पे और उसका फ्लो ऐसे ही एंड करना। जैसे कई रैपर बिल्लो बिल्लो बोलते आ रहे हैं, भीम जी का वर्ड एक अभी भी बिल्लो बिल्लो। हाँ, कितनों ने रफ्तार वैसी कोशिश की, या मैं भी ये फास्ट बट फास्ट में तुम्हारी क्राफ्ट भी तो होनी चाहिए ना। क्लैरिटी जो होनी चाहिए। हाँ, आपकी राइम, वो फ्लोज, और जो इसमें मीटर में कहते हैं, आपके वर्ड्स मीटर में अटक रहे हैं, बट आपका फोकस आपने ये ठान लिया कि मैं, क्योंकि फास्ट अभी ट्रेंडिंग में है, नहीं, अपना क्राफ्ट खुद बनाओ। मैंने एक बार रैपिंग के अंदर कुछ अभी भी देखा है कि फास्ट के चक्कर में क्लैरिटी खो जाते हैं, नहीं हो पाएगी, क्योंकि बोल कर देते और नीचे लिखना पड़ता है कि क्या बोल रहे हैं। नहीं, क्योंकि वो हमारी इसमें लगने के ना, वो फास्ट में आपके वो जो लिखे हैं ना अपने वर्ड, वो मीटर में आने चाहिए। अच्छा, टेढ़े मेढ़े होंगे तो वो आपका एक तो फ्लो टूटेगा और फिर वो समझ नहीं आएगा। तभी होता है ये। हाँ, ठीक है। तो मैंने कुछ रैप सुने, मैं ये बोलता हूँ, मैंने कहा कर गया। और रैप में फिर हमारे यहाँ रैप क्या होता है, हम एक स्टोरी से चालू होते हैं, हाँ, जैसे 4 से 8 बार एक स्टोरी के एक पैटर्न पे आते हैं। सपोज फिर दूसरे पैटर्न पे हम थोड़ा बीच में मस्ती आ गई, या यार दोस्त वाली बात आ गई, या पीने खाने वाली बात आ गई, कहीं हो गया होता कुछ पता ही नहीं लगता। शुरू यहाँ से किया, गाना पहुंच कहीं और गया, रैप है, और एंड कहीं से कर दिया। स्टोरी नहीं बनी। हाँ, स्टोरी नहीं बनी, गाने में क्या चल रहा था, अगर तुम फीचर कर रहे हो, अपना रैप भी कर रहे हो, या किसी फीचर में, सपोज सिंगर कुछ और गा रहा है, आप बीच में कुछ और ही बोल के चले गए, तुमने वही बोला जो तुम्हें बोलने में अच्छा लगा, ये नहीं देखा कि इसके आगे पीछे क्या चल रहा है। एक सॉन्ग की थीम होती है ना, ये अगर मस्ती का सॉन्ग है, मस्ती से चालू हुआ, बीच में अपनी जो भी बकचोदी सब डाल दिया, ये भी कर दिया उसमें। फिर ये नहीं कि मैं ही क्या सोच रहा हूँ, मैं ही क्या चाहता हूँ। सो मैंने तो, यार मैं इसमें बिलीव करता हूँ पर्सनली, क्योंकि मेरे शुरू से आदत है, मैं जिस रैपर को पसंद करता हूँ मैं उनकी इंटरव्यूज देखता हूँ। आपने वीडियोस तो देख ली, सबसे मजा आती है उस आर्टिस्ट को पर्सनली जाने में, उसकी इंटरव्यूज देखो कि जो ये इतना बोल रहा है, ये बोल्ड, वो इंटरव्यूज में वैसा दिखेगा ही नहीं दिखेगा। जैसे सिद्धू मूसेवाला, वो देख लो, कान्ये वेस्ट देख लो, स्नूप डॉग देख लो, एमिनेम तो देख लो, ही इज क्रेजी, जे-ज़ी, लुडाक्रस, टी.आई, मतलब ये जो अगर गैंगस्टर दिखे तो ये है भी है। विज खलीफा अगर वो स्मोक्स टू मच, तो वो अपनी डेली लाइफ में वो यही है, इंटरव्यूज में वो साथ में बैठ के ही करेगा। ठीक है। एआई का आपको क्या लगता है? एआई की वजह से म्यूजिक में आपने किया कुछ एआई का? आपने भी नहीं? ट्राई नहीं किया, लेकिन सुन रहा हूँ बहुत कुछ। एआई का वैसे बहुत सुना है कि लाइक स्टूडेंट्स का बहुत हेल्प हो रही है, जो लिखते हैं लोग, लाइक कुछ आर्टिकल लिखना है या कुछ लिखना है, ये तो मैंने सुना है कि उनको बहुत हेल्प, कोई प्रोजेक्ट करना है अपना, उनको बहुत हेल्प कर रहा है। मैंने म्यूजिकली अभी वैसे किसी से पर्सनली, जैसे आप पहला एक्सपीरियंस दिया है कि इधर उधर सुन लिया, कोई रील देख ली कि आ रही हैं, जैसे पॉडकास्टर्स होते हैं वो बताते हैं कि आजकल ये 3 वेबसाइट हैं या 3 ही है, इन पे आप ये काम करो। मैंने ऐसे फोकस नहीं किया, क्योंकि मैं अपने क्राफ्ट पे लगा रहता हूँ। मैं सुना है मैंने कि कोई भी आप किसी भी सिंगर के आपके वॉइस चेंज कर देंगे। हाँ, वो तो एक अलग ही चीज होगी। आ भी जाते हैं लोगों के, वो इंटरव्यूज आ रहे होते हैं, ऐसे शॉर्ट क्लिप्स आ रहे होते हैं, उस आवाज किसी की है, नरेशन किसी और की है। नहीं, अभी बहुत सारे आ रहे हैं, मतलब मोहम्मद रफी की आवाज में ये वाला गाना, इसकी आवाज में वो वाला गाना। तो बेसिकली एआई से मॉडल ट्रेन करना है, और मतलब ये फ्यूचर हो सकता है। अरिजीत ने बोला भी था ये वाला एक इंटरव्यू के अंदर, उन्होंने बोला था कि फ्यूचर के अंदर आपकी वॉइस के राइट्स बिकेंगे, उसके आप सब गाने बनाएंगे अपने आप ही। मतलब उनके लिए सही है। हाँ, आपकी वॉइस एक बार रिकॉर्ड होगी पूरी पूरी, और वॉइस
एआई से ट्रेन हो जाएगी। अब आप जो लिखोगे, जैसा बनाओगे वो बना के दे देगा, और वैसे सब कुछ कर देगा। हो सकता है। जैसा मैंने अभी आपको बताया कि हमने कुछ 4-5 घंटे में गाना बना दिया एंड टू एंड। ज्यादा मैं हुआ जो रानी तू बनी, क्या करूं अब दुआ कुछ बाकी ही नहीं। उसमें एआई का बहुत बड़ा रोल था कि हमने गाना म्यूजिक बनाया, म्यूजिक बनाने के बाद वो म्यूजिक एआई को दिया, उसने कॉम्पोजिशन बना के दे दी। मतलब हमने थोड़े से लिरिक्स दिए उसको, उसे कॉम्पोजिशन बना के दे दी, जिसको शायद बनाने में शायद टाइम लगता, शायद मेहनत लगती। तभी लग जाएगा, डब का फिर करो, मिक्स करो, कई बार कोई चीज़ फँस जाती है। हाँ आपका। और मैं ये नहीं कह रहा कि हाई प्रोडक्शन था, बट जो मैं अभी आइडिया दे रहा था 30 मिनट वाला, 30 सेकंड वाला, 40 सेकंड वाला, 40 सेकंड वाले गाने यूजिंग एआई प्रोड्यूस करो, कट्टे भर के निकालो, जो चल जाए उसको अच्छे तरीके से प्रोड्यूस कर लो। सही बात। तो एआई आपको ऐसा लगता है कि म्यूजिशियंस के लिए नेगेटिव रहेगा या पॉजिटिव रहेगा? आपका क्या टेक है इस पे? आई थिंक इट डिपेंड्स। अगर किसी जिस म्यूजिशियन को जो म्यूजिक बनाता है, इफ ही लव्स इट, लव्स डूइंग बाय हिमसेल्फ, वो एक चीज अलग होती है ना। आपके पास कोई सॉन्ग आया, आप उसमें वो अपने फील देना चाहते हो, तो बहुत डिफरेंट थिंग है। अब किसी को लगता है कि छोड़ना, मैं इतना क्या गहराई में घुसूं यार, कर करके करो, सिंगर भी नहीं मांग रहा। जैसे देखो, एक जमाना था जिस टाइम पे हारमोनियम पे एक्चुअल इंस्ट्रूमेंट से सिटिंग्स होती थी, पहले रिहर्सल होती थी। रिहर्सल्स होती थी, सबसे बनता था। फिर धीरे धीरे आके सॉफ्टवेयर आ गए। हाँ, सॉफ्टवेयर नहीं फिर मिक्सर्स आए थे। नहीं, मैं ओवर द पीरियड बता, फिर एक सॉफ्टवेयर आ गए। आज सॉफ्टवेयर वही सेम डुप्लीकेट करके दे देता है। हाँ, आपको कोई हारमोनियम बजाने वाला नहीं चाहिए, आप यहीं पे कंप्यूटर पे हारमोनियम सेटअप कर लो। बहुत से लड़के जो प्रोडक्शन कर रहे हैं, म्यूजिक प्रोडक्शन कर रहे हैं, उनको कीज भी नहीं बजानी आती। नहीं आती, कॉर्ड्स बजाने नहीं आते, लेकिन सॉफ्टवेयर पूरा घोल के पी गए हैं और म्यूजिक बना के दे देंगे। और सुर की एक नॉलेज नहीं है, कौन सा कॉर्ड क्या है, ए माइनर क्या है, जी मेजर क्या है, कुछ नहीं पता, लेकिन आपको गाना बना के दे देंगे फिर भी। हाँ, यही मैं कह रहा हूँ। हाँ। तो यही क्या नेक्स्ट एरा आने वाली है, हाँ, वो आ गया है। जहाँ पे एआई, अब यही एवोल्यूशन होगा, हाँ, एक नई अगली सीढ़ी होगी यही। अगली सीढ़ी 100%। ठीक है, थैंक यू फॉर योर टाइम, बहुत मजा आया। थैंक्स फॉर हैविंग अस। और आपने बहुत सारी बातें बताई जो शायद न्यू कमर्स के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी, और आपने अपना एक्सपीरियंस भी शेयर किया और गाना भी सुनाया। Yes sir. थैंक यू। And to anyone out there, man, you know, just keep it to yourself. Keep grinding, keep working hard. हमें पता है, ऐसा आर्टिस्ट कई बार 5-5, 6-6 साल लग जाते हैं कि कोई प्रोजेक्ट आ गए, वीडियो बना भी ली, लॉन्च नहीं हो पा रही है, बड़े सारे इश्यूज हो जाते हैं। उसके बाद 2 साल बाद पसंद नहीं आ रही। That's okay. That's part of the music. That's part of an artist's life. Just keep doing. लिखी जाओ, बनाई जाओ, लिखी जाओ, बनाई जाओ। करते रहो, नशे पत्तों से दूर रहो। पैक शैक ला लिया करो, कोई गल नहीं। तो इसी के साथ में आज की वीडियो खत्म होते हुए उम्मीद आपको मजा होगा। लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट करना वीडियो कैसी लगी। बाय, गुड नाइट, खुदा हाफिज, गुड मॉर्निंग आफ्टरनून, जब भी वीडियो देख रहे हैं। जय हिंद, वंदे मातरम, दुआ में याद रखना।